पूरी कांग्रेस में एक बाहर की महिला आके इतनी शक्तिशाली हो गई कि आज लोग कहते हैं तुम ही प्रेसिडेंट बनो जी, हम तो नहीं बनेंगे। क्या रेकी में कुछ ऐसा सॉल्यूशन है कि वो मनी एबंडेंस को प्राप्त कर सके या मनी मैग्नेट बन सके कि मनी आ रहा है मेरे पास और मैं हर सुख का लाभ उठा पा रहा हूँ लाइफ पे? तुम अपना पैशन, विजन, एक्शन जारी रखो और उसमें तरंगित होते रहो, और जितने तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव है ना, नहीं हो सकता है तो मुश्किल है, ये तो आज तक किसी ने किया नहीं, तो फिर आप कभी इसको नहीं कर पाओगे। देखिए, पहली बात तो जो बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं, उन्होंने कोई माइंड रीडिंग नहीं है, ध्यान रखना। माइंड रीडिंग तो दूर दूर तक भी नहीं है। पहली बात कि तुम बुलाओ जी किसी को, मैं बता दूंगा कौन आने वाला है। तो आज राहुल गांधी भी देखा जाए तो बेचारा भोला वाला व्यक्ति लगता है, लेकिन फिर भी उसको पॉलिटिक्स में बहुत सारे काम करने पड़ते। तो क्यों करता है? क्योंकि पिछले जन्म में वो था उसका बाप। आज तक आपके पास कोई ऐसी सोल आई है जो किसी महापुरुष की हो? जैसे रानी पद्मावती मेरे संपर्क में आई हुई है, वो सूरत में बहुत बड़ा व्यापारी है इस वक्त। अमिताभ बच्चन मान लो, पिछले जन्म में एडविन बूथ था। आज शाहरुख खान है तो वो एक साधना बोस के नाम से एक डांसर थी। वो कौन सी गलतियों में ध्यान देना है जो हमें पर्टिकुलर चीज को अफर्मेशन करते समय नहीं करना है? आदमी का श्राप भी लगता है, ये भी हमने देखा है, और हाई भी लगती है, जबरदस्त लगती है। पूरे जन्म में जब मैं लेके जाता हूँ तो मैं जनरली उसको पूरी एक टूर करवाता हूँ, यूरोप टूर की तरह। तो क्या इसमें कोई डिस्टेंस मैटर करती है, या अगर कोई हमारे सामने है तभी हम रेकी करके उसको मतलब हील कर सकते हैं, या नहीं भी है तो भी कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल तिवारी आज मिस्टिक इनसाइट्स की सीरीज में एक बार फिर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आया हूं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर एन.के. शर्मा। दोस्तों, डॉक्टर एन.के. शर्मा ने न केवल नेचुरोपैथी में बल्कि रेकी हीलिंग थेरेपी, कैंसर, डायबिटीज, पूर्व जन्म, ऐसी कई चीज़ों पे गहरा अध्ययन और रिसर्च किया है। तो आज आप बने रहिएगा पॉडकास्ट में, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाली है। इन्होंने अभी तक हज़ारों लोगों को रेकी हीलिंग थेरेपी की ट्रेनिंग दे चुकी है और हज़ारों लोगों को पूर्व जन्म की यात्रा भी कराई है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर बार हम अपने साथ एक ऐसे ही एक्सपर्ट लाएंगे और ऐसा पॉडकास्ट आपको देने की कोशिश करेंगे जो ना केवल इन्फॉर्मेटिव हो बल्कि वर्थफुल भी हो। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको वैल्यू दूंगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, एकदम परफेक्ट जी। सर, आज बहुत सारी जिज्ञासा है मेरे मन में, बहुत सारे सवाल हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने सारे सवालों को बहुत अच्छी तरह से जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं साइंटिफिक तौर से जवाब लेना चाहता हूँ। मुझे लगा वो आप ही दे सकते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि रेकी हीलिंग है क्या? ये रेकी है क्या चीज़? क्योंकि बहुत से लोग मेडिटेशन जानते हैं, योगा जानते हैं, लेकिन रेकी उतना ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो क्या समझे इसको? देखिए, रेकी है तो जापानी शब्द, पर ये ओरिजिनली भारत की विद्या है, जो हमारे अथर्ववेद और यजुर्वेद में इसके सूत्र भी हैं, जिसमें कहा गया है कि हे मानव, अयम में हस्तो भेषज, यानी कि तेरे हाथ जो है औषधियों से युक्त है, तेरे हाथ शुभ स्पर्श वाले हैं, तो अपने इन हाथों से लोगों को स्पर्श करके उनको नव स्वास्थ्य प्रदान कर। तो ये सब ऑलरेडी हमारे ऋग्वेद अथर्ववेद में दे दिए गए हैं, लेकिन अब भारत का ये एक समझो कि कुछ विडंबना ही है कि हमारी अपनी विद्याओं का कभी भारत में उतना विकास नहीं हुआ, और अगर लोगों को पता भी था तो इन्होंने इतनी मिस्ट्री क्रिएट कर दी कि सामान्य जनता कभी पहुंच नहीं पाए। तो रेकी एक बेसिकली जापानीज नाम जरूर है, लेकिन इसका अर्थ है कि सर्वोच्च एक ब्रह्मांडीय उपचार करने वाली ऊर्जा, ये यूनिवर्सल हीलिंग पावर। तो ये जो क्षमता है ये नेचुरल हर आदमी में गिफ्टेड है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि हर आदमी जन्मजात एक क्षमता को लेकर पैदा होता है। जैसे पंचेंद्रियां हमारी नेचुरल है। कोई बोले आँख से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ तू पहले ये तो समझ ले कि तेरे पास आँख है और तू आँखें खोल, पल के उठा और देखना शुरू कर। तो रेकी भी इसी तरह की है कि थोड़ा ध्यान का एक प्रयोग किया अलग तो उससे वो जाग जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि
पंचेंद्रियाँ तो खैर नेचुरल है, तो जल्दी हर व्यक्ति अनजाने में भी यूज़ कर लेता है, पर कुछ शक्तियाँ हमारी सूक्ष्म होती है, अंदर डोरमेट होती है, पड़ी रहती है। उनको थोड़ा सक्रिय करने के लिए कुछ थोड़े से स्पिरिचुअल अभ्यास करने पड़ते हैं, क्रियाएं करनी पड़ती है। तो उस यानी जिसके तरह चक्रों को एक्टिवेट करना या और एक्टिवेट करना, तो इसलिए इसमें एक शक्तिपात का महत्व है। शक्तिपात का मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़े जैसे बोलता ना कि बड़े गुरु है जो आपको हम शक्तिपात कर देंगे। शक्तिपात का मतलब है इनिशिएशन, यानी कि आपके अंदर एक चीज़ है, मैं उसको छेड़ दूंगा तो आपके अंदर वो जागृत हो जाएगी। तो हम एक क्रिया से उनको गुजारते हैं और उसके बाद उनके हाथों में वो स्पर्श करने की क्षमता आ जाती है। तो वो क्षमता आते ही फिर उसके हाथ जगन्नाथ बन जाते हैं। फिर वो किसी को भी टच करता है, चाहे अपने आप को, दूसरों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, तो हर एक में एक प्राण ऊर्जा ट्रांसफ़र करने की जो है उसके अंदर क्षमता आ जाती है और वो उसको एक नव जीवन, एक नव शक्ति प्रदान कर सकता है। तो रेकी को मैं ना जीवनी शक्ति कह सकता हूँ। ये वो जीवनी शक्ति है जो हम रात को सोते हैं और सुबह हम उठते हैं तो हमने कहाँ से ऊर्जा कमाई। आपने कोई 2 पिन प्लग थोड़ी लगाया कि जिससे आप चार्ज हो गए। आपने महसूस किया कि मैं तो सो गया था और मैं सुबह उठा तो मेरी बॉडी चार्ज थी। तो एक्चुअल में हमारे जो सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है, जिसको हम चक्र कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं, ये ब्रह्मांड से ऊर्जा को जो है ग्रहण कर रहे होते हैं। तो रेकी में भी क्या होता है कि आप माध्यम बन जाते हैं, आपके चक्रों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है और आपके हाथों के थ्रू, और आपका उसमें कुछ नहीं बिगड़ता। आप चाहे हज़ारों को रोज़ पिला दो, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो इसलिए रेकी में आपको माध्यम की तरह काम करना पड़ता है, एक चैनल की तरह। इसलिए हम रेकी में लोगों को रेकी चैनल्स कहते हैं। तो ये क्षमता इतनी पावरफुल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को दर्द हो जाए, तकलीफ़ हो जाए, तो पेन किलर को भी आधा घंटा लगता है या 20 मिनट लगेंगे बॉडी में जाकर उसको रिलीफ देने में ना। आप 5 मिनट के भीतर एकदम जादू की तरह उसको आराम दे पाएंगे। कोई गिर गया, चोट लग गई, हार्ट अटैक आ गया, सर दर्द हो गया, जॉइंट्स पेन हो, कुछ भी हो गया, प्रॉब्लम आ गई, इतनी ईजीली अवेलेबल ऊर्जा है और आज मानव उससे अनजान है और वो रोग दवाओं, डॉक्टरों में उलझ कर अपने पैसे बर्बाद करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास भाग के ना हज़ारों लाखों खर्च कर देते हैं और आप, जबकि वो 5 मिनट में एक बच्चे को, मान लो खांसी हो रही है, एक बच्चे को कोई पेट में दर्द हो गया, आपने तुरंत 5-10 मिनट हाथ रखा, आराम दे दिया। इतनी छोटी सी बात जो है ना हम नहीं जान पाते, तो फिर हमें डॉक्टरों में, दवाओं में उलझ जाना पड़ता है, ये समझ लें। तो इसलिए रेकी जो है हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर व्यक्ति इसको जगाएं, हर व्यक्ति इस्तेमाल करें। यही उद्देश्य के साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम कहते हैं घर घर रेकी, हर हर रेकी, ताकि हर व्यक्ति इस अपनी नेचुरल क्षमता को पहचाने। बस ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आपने जैसे अभी बताया कि रेकी से तुरंत लाभ मिलता है, सडन रिजल्ट मिलते हैं, तो क्या इसमें कोई डिस्टेंस मैटर करती है, या अगर कोई हमारे सामने है तभी हम रेकी करके उसको हील कर सकते हैं, या नहीं भी है तो भी कर सकते हैं? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम रेकी क्षेत्र में या इस विद्या में प्रवेश करते हैं ना, तो हम फिर तरंगों के, सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं। यूँ समझे, उसको हम क्वांटम फिजिक्स कह सकते हैं या क्वांटम फील्ड भी। फिर हमारे लिए समय सीमा क्षेत्र सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि रेकी फिजिकल लेवल पे ज़्यादा काम ना करके सूक्ष्म स्तर पर काम करती है, सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों पे काम करती है। तो दिखने में आप और हम, मान लीजिए, हज़ारों कोस दूर बैठे हुए हैं फिजिकल लेवल पर, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर हमारे मन और भावों की जो तरंगे हैं ना, वो 1 सेकंड में, मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड भी ज़्यादा है, 17 सेकंड कहते हैं लोग, उतनी देर में हमारा थॉट जो है ना वहाँ पहुँच चुका होता है। अभी देखिए एग्जाम्पल, अभी अगर आप सोचें कि मेरी माँ न्यूयॉर्क में बैठी हुई है, तो आपने अपनी माँ की पिक्चर लाई नहीं कि आप तो वहाँ कनेक्ट हो चुके हैं। पर लोगों को ये भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इस साइंस को जानते भी नहीं कि सूक्ष्म स्तर पर हमारी तरंगे एक क्षण में कहीं भी दुनिया में कनेक्ट हो सकती है। तो जो ऊर्जा आप प्रेजेंटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वही ऊर्जा आप ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, हर एक के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, और उन ऊर्जा क्षेत्र के साथ जुड़कर आप में ऊर्जा को ट्रांसफ़र करके उतना ही शक्तिशाली रूप से आप आराम दे सकते हैं जितना आप प्रेजेंट में ले रहे हैं। मान लो एक व्यक्ति कोई कहीं विदेश में कोई आपका रिश्तेदार है, वो गिर गया, तो चोट लग गई, उसने कहा तुरंत मुझे उपचार भेजो जी,
और आपने यहाँ से बैठकर उसके साथ कम्युनिकेशन किया। वो एक कला रेकी में सिखाई जाती है कि डिस्टेंस से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो उसके बाद आप अगर हीलिंग करोगे ना, तो आपको प्रैक्टिकली आपके हाथों में फील आएगा कि मेरे हाथों से कुछ मैग्नेट की तरह कोई ऊर्जा जो है सक हो रही है, यानी चूस की जा रही है। और 2 मिनट 5-10 मिनट जाने के बाद अपने आप आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं और आपको महसूस हो जाता है कि वो अब ठीक हो गया है, क्योंकि ठीक होते ही आपकी ऊर्जा यहाँ बंद हो जाती है फिर जानी। तो इस तरह से एक बड़ी कहते हैं ना सेल्फ रेगुलेटेड इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, यूँ समझ लें, जिसमें आपका अपना दिमाग लगाना भी नहीं है। तो प्रेजेंट और डिस्टेंस रेकी में कोई मायने नहीं रखता। हम चाहे किसी के माइंड को परिवर्तन करें, चाहे हम उसके घटनाओं में परिवर्तन करें, चाहे उसके शरीर में परिवर्तन करें, यूँ समझ लें। ये जो ऊर्जा है, तो हम लोग ये ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी वो एनर्जी चाहिए होगी। तो इसको मैनेज कैसे किया जाता है? अगर कोई मान लीजिए कि रेकी से किसी को हील कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसने जो अपने अंदर एक एनर्जी को मतलब कलेक्ट करके रखा है, वो उसके थ्रू सामने वाले को हील कर रहा है। तो क्या फिर रेकी में ये ज़रूरी है क्या कि अपने आप को रेगुलर वे में एक पर्टिकुलर प्रोसेस या मेडिटेशन, जो भी एक प्रोसेस रहती, वो करते रहें जिससे हमारे अंदर भी ऊर्जा की कमी ना हो, या फिर ये ऊर्जा निरंतर चलती रहती है, ये बस सिर्फ प्रोसेस है, बस आना चाहिए? हाँ, देखिए क्या होता है, रेकी की सबसे जो खूबी है वो क्या है मालूम है कि हम एक नल की तरह है, यानी कि पानी मेरा नहीं है, मैं तो पाइप हूँ। इसलिए तो हम कहते हैं रेकी में आप माध्यम हो, आप चैनल हो। तो हर व्यक्ति जब भी रेकी हम सिखाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि तुम अगर बीच में आ गए कि मैं दूंगा, मुझे इसको ऊर्जा देनी है, तो फिर आपकी ऊर्जा उसमें मिक्स हो सकती है। लेकिन अगर आपने ऐसे सोचा कि मैं तो माध्यम हूँ, ऊर्जा मेरे द्वारा प्रवाहित हो रही है, तो आप माध्यम की तरह रोज 1000 लोगों को रोज पिला दें, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बल्कि रेकी में एक और सबसे बड़ी कमाल की चीज़ ये है कि द मोर यू हील अदर्स द यू गेट हील्ड। क्योंकि क्या होता है, पानी जब मेरे पाइप से निकल रहा है तो मेरा पाइप तो शुद्ध होगा ना, मेरे पाइप में तो ब्लॉकेज होगी नहीं कभी। तो मैं जितना दूसरों का रेकी में उपचार करता हूँ, मेरी खुद की बीमारियाँ ठीक होने लगती। क्यों? मेरे थ्रू पानी पास होगा, यहाँ जीवनी शक्ति प्रवाहित होगी, तो सबसे पहला मेरे गड़े भरेंगे ना अंदर मेरे जो है, के बाद दूसरों में जाने लगती है। तो इसलिए रेकी ही एक अकेली मेरे ख्याल से विधा है, ऐसी विद्या कि जिसमें आपको दुगना लाभ मिलता है, मतलब यूँ समझ लें। तो इसमें आपका एनर्जी का 1% भी लॉस नहीं होता, बल्कि आप हीलिंग करके जब उठते हैं तो यू फील मोर एनर्जाइज्ड इन योरसेल्फ। ऐसा होता है रेकी में। सर, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, और जैसे अपने शास्त्रों में भी बताया गया है कि जितना हम सोसाइटी के लिए करते हैं, जितना भी भला करते हैं लोगों के लिए, तो हमें उससे दुगना ही मिलता है। लेकिन वहीं पे सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर मान लीजिए हम रेकी के द्वारा किसी को हील करके उसके रोगों को ठीक कर रहे हैं, उसके मतलब बुरी स्थिति को ठीक कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसका प्रारब्ध था, और हम उसको ठीक करके अगर उससे बचा रहे हैं, मतलब उनका ये कहना है बहुत से लोगों का, तो फिर ये कहीं ना कहीं उनके प्रारब्ध और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। तो क्या ये सही है या जो आपने बताया वो सही है? मतलब कैसे इनको अंडरस्टैंड करें? देखिए, अभी लोग बीमारियों में उलझते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं, लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस समय हम ये आर्ग्यूमेंट नहीं करते कि अरे आपने उसको टांग गाड़ी ने मार दी, उसके तकदीर थी, उसको इसलिए मार दी, उसकी टांग टूट गई, तुम क्यों बेकार में उसके इंटरफेयर कर रहे हो फालतू में, क्यों उसका ऑपरेशन करके उसकी टांग ठीक कर रहे हो भाई। तो क्या होता है कि कोई भी देखो, मानव जो है ना, उसने बहुत सारी चीज़ें खोजी है कि क्या क्या चीज़ों से मानव को लाभ दिया जा सकता है, चाहे वो नेचुरल हो या केमिकल हो कोई भी। तो अगर मुझे मालूम है कि इसकी हड्डी टूट गई, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, तो कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति है ना, कितनी भी आध्यात्मिक बातें कर लें, वो चुप नहीं बैठने वाला है, उसको ठीक करना पसंद करेगा, और वो सामने वाला भी करवाना पसंद भी करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि कभी भी एक व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो अज्ञानता के कारण होता है, यानी तो जानबूझ करके होता है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आप समझ जाएंगे कि मैं 25 साल की उम्र तक मैं बड़ा अज्ञानी था इस मामले में कि खाने पीने से कोई गड़बड़ होती है शरीर में। मैं समझता था कि जो मज़ा आया मर्जी आए वो खाओ जी, सब कुछ अच्छी बात ही है। तो मैं चटोरा था तो खूब खाया पिया, और मैं रोज़ समझता था कि आज तो कुछ हुआ नहीं, आज तो कुछ हुआ नहीं ना।
लेकिन एक दिन सडनली अचानक किडनी खराब हो गई मेरी, मान लो। तो अब सवाल क्या होता है कि अब वो किडनी खराब हुई तो फिर मैं एकदम चौंका और मैं जागा, अरे अरे क्या हो गया भाई, तो अब इसको ठीक करना पड़ेगा। तो फिर मुझे ये खोज करनी पड़ी कि यार बीमार पड़ा क्यों, अब ठीक कैसे करूँगा। तो फिर वो रास्ते खोजने पड़े तो मेरी धीरे धीरे आंखें खुलने लगी कि यार ये जो खाया पिया सब बड़ा गड़बड़ था यार, ये तो गलत था। तो होता क्या है कि बीमारी और दुख जो आते हैं ना, आप उसमें आदमी को जागने के मौके मिलते हैं। तो आप अगर उनको हेल्प नहीं करोगे ना तो वो आदमी ऊपर उठेगा भी नहीं। अगर मुझे एक नेचुरोपैथ अगर मुझे प्राकृतिक उपचार नहीं करती और मुझे योगा नहीं सिखाती, मुझे ध्यान नहीं सिखाती, तो मैं फिर किडनी को डैमेज लेकर मेरे तकदीर में लिखा जी मैं बैठा रह जाता। पर आज मैं उस बीमारी से ठीक हो गया तो आज मैं लाखों लोगों को मेरा जो अनुभव था मैं दूसरों को बांट पा रहा हूँ ना। तो इसलिए क्या होता है कि ये कोई प्रारब्ध या किसी को आप तकलीफ में उसको मदद मत करो। मुझे लगता है कि इस हद तक कोई आदमी या कोई स्पिरिचुअल गुरु भी ऐसे बातें करते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? मतलब तब तो फिर उनको ये सारे मेडिकल डॉक्टरों को तो बंद ही कर देना चाहिए। भैया गॉलब्लैडर की स्टोन हो गई मत निकालना भाई, ट्यूमर हो गया तो मत निकालना भैया इसके मतलब कुछ करना ही मत जी, इसको एक्सीडेंट हो गया तो भैया ऐसे ही रहने दे, उसकी तकदीर है भाई। तो आप ऐसे मतलब इस हद तक जैसे बोलता ना कि मैं इसको एक महामूर्खता ही मानता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति तभी ऐसा सोच सकता है। मैं तो देखता हूँ कि एक जानवर भी जो है ना, आपने कभी नोट किया होगा कि किसी को तकलीफ हो जाए तो वो भी जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, उसको बाहर निकालता है। अगर पानी में डूब गया या कोई चोट लग गई तो उसको किसी तरह मदद करता है। तो एक जानवर में जब ये सेंस है तो एक सामान्य आदमी और एक स्पिरिचुअल गुरु में एक प्रश्न कैसे पैदा हो सकता है, ये मुझे आज तक भी समझ में नहीं आता। ओके तो सर रेकी को देखा जाए तो ये क्या रोगों को तो ठीक करती है, लेकिन कुछ ऐसे असाध्य रोग हैं जिससे आज भी दुनिया पार नहीं पा रही। तो क्या ऐसे रोगों में भी रेकी हेल्पफुल है, जैसे कैंसर है या और भी ऐसे खतरनाक रोग? देखिए मैं तो 40 साल से कैंसर पे ही काम करता हूँ और मेरा कैंसर ही मेरा मुख्य विषय रहा। आज से मतलब अभी तक 18,000 से ज़्यादा मरीजों पे मैंने काम किया है और बहुत सफल भी रहा हूँ उसमें मैं। तो रेकी क्या है? एक जीवनी शक्ति है। बीमारी क्या है? कमज़ोर जीवनी शक्ति। तो आपके अंदर गंदगी का रुकना, आपके फंक्शन स्लो डाउन होना, आपका मेटाबॉलिज्म लो होना, आपकी रेसिस्टेंस लो हो जाना, है ना। तो रेकी क्या है? जीवनी शक्ति को प्रबल करती है। तो मैंने कैंसर पे किस आधार पे काम किया कि इन ए हेल्दी बॉडी कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव। तो मुझे लोगों को बीमारी से लड़ाई नहीं करना सिखाना है बल्कि हेल्दी बनाना है। क्यों? अब मकान मालिक अगर अंदर का मजबूत हो गया तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से लड़ाई कर पाएगा, है ना। क्योंकि शरीर सबसे बड़ा कैंसर का दुश्मन है, यूँ समझ लें। तो शरीर तो कैंसर को रखना नहीं चाहता, पर वो मजबूरी में, रेसिस्टेंस नहीं है, बेचारे पास ताकत नहीं है, ये उसको मल्टीप्लाई करने दे रहा है। अगर शरीर की ताकत बढ़ गई तो फिर वो उसको मल्टीप्लिकेशन को होने भी नहीं देगा और उसको मार के शरीर से भगा भी देगा। इसीलिए जीवनी शक्ति हर बीमारी में प्रबल होगी तो रीजनरेशन फास्ट होगा, गंदगी जल्दी निकलेगी, है ना, और उसको भूख भी अच्छी लगेगी, गंदगी जल्दी निकलेगी। तो मतलब इस तरह से उसके अंदर रिकवरी फास्ट होती है। अगर जीवनी शक्ति कमज़ोर है तो दवा को भी मतलब शरीर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसीलिए रेकी बेसिकली देखा जाए तो इससे वाइटल फोर्स, इससे जीवनी शक्ति है और वो हर बीमारी में चाहिए, कोल्ड से लेकर कैंसर तक। और कोमा में भी देखिए, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर कहता हम कुछ नहीं कर सकते, दवाई नहीं दे सकते जी, तो सिर्फ सूक्ष्म स्तर पर अगर कोई भी ऊर्जा जाकर कोमा में से अगर बाहर निकाल सकती है ना तो वो है रेकी। तो कोमा में भी लोग जो हैं इसमें से बाहर आए हैं, ऐसा भी अनुभव है हमारे पास। और बड़ी बड़ी बीमारियों से भी लोग इससे बाहर निकले हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, SLE एक बीमारी होती है, कैंसर है। तो ये कई बड़ी बड़ी बीमारियों में हमने इनका बड़ा चमत्कारिक लाभ देखा है। देखिए चमत्कार वर्ड जैसे मैं तो कम ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि चमत्कार क्या है? तुमने अच्छी हवा में किसी को भेज दिया और वो ठीक हो गया तो कौन सी बड़ा चमत्कार है, वो तो होना ही था। तो उसी तरह जीवनी शक्ति अगर प्रबल हुई है उसको ठीक होना ही है, वो कौन सी बड़ी बात है भाई। तो इस तरह से इसको रेकी जो है हर एक को सीखना चाहिए और बड़ी बीमारियों में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा अपना अनुभव है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोगों को रोगों से बचा सकते हैं। हाँ, लेकिन सर सबके लिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रहती है, बल्कि आजकल तो लगता है लोगों को सबसे पहले तो स्वस्थता पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन लोग
थोड़ा सा सफलता की ओर ज़्यादा ध्यान देते प्रोफेशनल वे में। तो अगर ये भी देखा जाए कि व्यक्ति स्वस्थ तो हो गया, लेकिन अब व्यक्ति को एक अच्छा पैसा कमाना है, तो एक समृद्धशाली जीवन बिताना है, तो फिर क्या रेकी में कुछ ऐसा सॉल्यूशन है कि वो मनी एबंडेंस को प्राप्त कर सके या मनी मैग्नेट बन सके कि मनी आ रहा है मेरे पास और मैं हर सुख का लाभ उठा पा रहा हूँ लाइफ पे? बिल्कुल। देखो क्या होता है, रेकी को पहले के ज़माने में लोग हीलिंग तक ही सीमित रखते थे, लेकिन मैं जैसे से इस विज्ञान की गहराइयों में गया तो सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान मुझे समझ में आया और मुझे ब्रह्मांड के नियम मेरे सामने क्लियर हुए। तो मेरे सामने ये प्रश्न बचपन से भी था कि आदमी रोगी क्यों, आदमी गरीब क्यों, आदमी दुखी क्यों। तो मैंने देखा कि यार ये डिसीजन मेकर कौन है कि ये कोई गरीब बना कि मतलब कौन गरीब रह जाए, कौन अमीर बन जाए, ये वो डिसाइड ऑल दिस थिंग। तो मैंने देखा कि कोई दुनिया में बैठ के रहना तुम्हें अमीर गरीब नहीं बनाया जा रहा है, ये तुम्हारी मानसिकता है, तुम्हारी एक प्रकार से माइंडसेट जो है ना आप अपने साथ जोड़ लेते हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि आपने गरीब बने रहने के श्रेष्ठ नियम अपना लिए हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बिल्कुल। देखिए तो इसमें क्यों एक आदमी अबंडेंस और पैसों को कमा सकता है कि तुम्हारे अंदर किस तरह की भाव और विचारों की तरंगे तुम्हारे अंदर तरंगित होती है। तो कुदरत का नियम है कि लाइक एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्ट्स द लाइक, कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। तो ब्रह्मांड से आपको क्या आकर्षित करना है? देखिए ना, ब्रह्मांड में तो हजारों टीवी चैनल है, उनको आपके टीवी में आने का कोई शौक नहीं है। वो कहते हैं भैया तुम्हें अगर पर्टिकुलर चैनल चाहिए तो तू उसका ट्रांसमीटर लाके फिट कर दे और सेट कर ले, हमें क्या। तो उसी तरह आप अगर ब्रह्मांड से कुछ चाहते हैं तो भैया आप अपने अंदर वो तरंग तो पैदा करो ना। तो वो तरंग जब आपके अंदर होती है ना, तो उसको आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आजकल बहुत कुछ वीडियो सुन चुके हैं लोग। तो इन व्हाट थॉट फ्रीक्वेंसी यू वाइब्रेट यू अट्रैक्ट सेम फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ये स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अब देखिए मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपको एग्जांपल देता हूँ। एक नौकरी पेशा परिवार होता है, एक होता है बिजनेस परिवार, बढ़िया परिवार। आपने कभी देखा होगा कि जो नौकरी पेशा माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को सबक देते हैं, बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और जॉब लेके सिक्योर हो जाओ। तो उनके बच्चे पढ़ते ही इसलिए, पढ़ाई का मतलब ही ये ग्रेजुएट, कोई भी डिग्री लेने का मतलब है मुझे जॉब ही करनी है, ये उनका माइंडसेट होता है, इसलिए वो जॉब ही करते हैं फिर वो। लेकिन बनिए के बेटे के दिमाग में ये डाला ही नहीं जाता कि तुझे जॉब करनी है। बनिए का बेटा पैदाइशी दिमाग में थोड़े दिन पढ़ता तो है खाली दुनियादारी के लिए या शादी वादी के लिए, वरना उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन बचपन से क्या डाला जाता है, नौकरी तो करनी है नहीं, बिजनेस ही करना है भाई, आज नहीं तो कल। तो आप देखेंगे कि बनिया का बच्चा 8वीं क्लास पास है कि 4वीं क्लास पास है, वो कोई ना कोई ट्रेडिंग ही कर रहा होता है। और अगर आप अपने भारत के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को उठा के देखोगे तो उसमें ये स्टडी है कि 96% टॉप वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन आर अंडर ग्रेजुएट्स। इसका कारण क्या है? क्योंकि एजुकेशन का पैसों के कमाने से कोई लेन देन नहीं है। नहीं तो ये मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती जितने भी ये हमारे जो बनिए लोग आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, ये सब कोई ज़्यादा एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड थोड़ी लोग हैं। तो इस तरह से, तो इसलिए क्या ये माइंडसेट है। तो बनियों के दिमाग में पैसा कमाने का माइंडसेट है, तो वो पैसा वो कमाते ही रहते हैं। और आपने देखा होगा हर परिवार में जनरली कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते, छोटा मोटा बस। और तो पैसा जो है ना वो हमारी माइंडसेट पर डिपेंड होता है। देखिए मैं एक ऐसा परिवार से हूँ कि जहाँ ब्राह्मण परिवार, और बचपन में ना ब्राह्मणों को कहा जाता था कि ब्राह्मण के पास कहाँ लक्ष्मी, वो तो सरस्वती की पुजारी है। तो हमें तो यजमानों पे निर्भर रहना पड़ता है भाई, जो हमारे यजमान होते हैं। तो मेरा भी दिमाग उतना ही था और मैं भी 20 साल की उम्र तक यही सोचता था कि भैया हम भी ग्रेजुएशन कर लेंगे, एक जॉब वॉब लेके 2-4 हज़ार की नौकरी करके, शादी वादी करके, 2-4 बच्चे करके, बस ज़िंदगी इतनी तो होती है। इससे ज़्यादा सोच नहीं थी, तो क्योंकि हमें पता ही नहीं था। लेकिन एक समय आया कि कुछ ऐसे कुछ बोलते ना, कुछ घटनाएं घटी जिससे अंदर एक आग लग गई और मन में आया कि आई मस्ट बिकम रिच एंड मुझे दुनिया में कुछ बड़ा काम करना है, ऐसा भाव आया। तो फिर मैंने बड़ा भाव आया वो सोचने का, तो मैं खोज करने लगा। खोजा तो फिर मुझे कई किताबें पढ़नी पड़ी, लोगों की जीवनी पढ़नी पड़ी। तो अब उसके बाद फिर मैं उसकी तरफ बढ़ गया। हालांकि मैं जब डॉक्टर भी बनाना नेचुरोपैथ था तो भी मेरे पास स्कूटर लेने की भी ताकत नहीं थी, बता रहा हूँ मैं। लेकिन कारण क्या था कि माइंडसेट जो था ना, क्या करना, मैंने गरीब बने रहने के बहुत सारे नियम अपना लिए थे, मैं यूँ कह सकता हूँ। जैसे क्या करना इतना पैसा कमा के,
सब तो यही छोड़ जाना है। सिकंदर क्या लेके गया था, खाली हाथी तो गया था, और जितनी चादर उतने ही पाँव पसारो। 6 पीढ़ी में पैदा हुए, 6 पीढ़ी में मर जाओ, 600 पीढ़ी की मत करना। संतोषम परमम धनम। भैया सादा जीवन उच्च मतलब सादा जीवन उच्च विचार। भैया जीने के लिए कितना चाहिए, दाल रोटी, सोना तो 6 पीढ़ी की जगह पे है ना, तो पैसा के पीछे क्यों भागना। लोग मुझे कॉमर्शियल बोलेंगे, मेरा अहंकार आ जाएगा। और ये पैसे वाले भी कौन से सुखी है भैया, इनको रातों को नींद नहीं आती, इनकी आदतें बिगड़ जाती है। तो आप जरा अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आप किसी भी पैसे वाले के बारे में आपका दिमाग में आएगा तो सबसे पहले क्या सुनाना में, ये सब 2 नंबर का पैसा कमा के बैठा। सही। अब पहला माइंड में आपके क्या आता है कि ये सब 2 नंबर का पैसा है, इसलिए पैसे वाले अच्छे नहीं होते। मनी इज इविल, पैसा आया तो अहंकार आएगा। तो आप जब तक पैसों को प्यार नहीं करोगे, उसको चाहोगे नहीं ना, तब तक आपके पास आएगा भी नहीं। देखो भारत में एक सबसे बड़ी मतलब विडंबना भी और खूबी क्या मालूम है, एक तरफ जहाँ सारे संत महात्मा कहते हैं कि माया के पीछे मत भाग, धन के पीछे मत भाग, एक तरफ कहते हैं, और दूसरी तरफ लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, श्री यंत्र बना के बैठे हुए हैं। बालाजी जैसे भगवान को सोने चांदी से लाद के रख दिया है और पूरे हीरे जवाहरात से भरे हुए भगवान है। तुम अपनी भगवान की लक्ष्मी माँ की मूर्ति के ऊपर तुम बड़ी बड़ी सोने की मालाएं पहनाते हो और फिर कहते हो कि धन की कामना मत कर। तो फिर ये शास्त्र बनाए क्यों, ये लक्ष्मी सूक्त बनाए क्यों, फालतू में ये दिवाली क्यों बनाई, बेकार में लक्ष्मी क्यों खरीद के लाए हम। तो मतलब क्या होता है, एक तरफ तो कहता है कि धन की आराधना कर, धन को कमा, और दूसरी तरफ कहते हैं मत भाग इसके पीछे। तो अब आपने ये बात नोट की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब देखोगे 80% हम अपने जीवन में जो भी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब आपकी वेस्टर्नर, यानी कि पाश्चात्य देश से आई है। मतलब साबुन से लेकर, शैम्पू से लेकर, मोबाइल से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, हर चीज़, इटालियन मार्बल, वो हर चीज़। अब बाहर जाओ विदेश में, इंडिया का ब्रांड है ना, आपको बड़ी मुश्किल से खोजना पड़ेगा, वो भी एक हैवी के नहीं। मुझे तो नहीं मिला भाई कोई के ये इंडिया की दुकान है जी, ये इंडिया का ब्रांड है जी, ये बोलते ना ऐसे। तो टाटा का शायद कोई होगा, तो मुझे नहीं मालूम, पर या कोई हल्दीराम के भुजिया मिले या MDH के मसाले मिले मुझे, पर मुझे आज तक कोई ब्रांड नहीं मिला। तो भाई हम तो इतने भक्त और पुजारी हैं, भगवान के भक्त हैं हम, तो मंदिर भी बहुत है, सब कुछ हमारे पास है। तो हमारी विज़न ऐसे क्यों नहीं है कि हम दुनिया भर में हमारे ब्रांचेस और ब्रांड खोले भैया। और बाहर वाला एक पिज़्ज़ा हट से लेकर, मैकडोनल्ड से लेकर, एक मतलब कोई भी एक कोलगेट भी पैदा करता है, एक ब्रू बॉन्ड की चाय बनाता तो कहता है कि एक दुनिया में हर एक कोने में पहुँचनी चाहिए। तो ये तो कोई संयंत्र ला के भी नहीं रखते, ये तो लक्ष्मी पूजा भी नहीं करते, और ना कोई परिक्रमाएं करते, ना कोई पूजा पाठ करते, ना हवन करते। तो फिर भाई इनके पास क्या है, ऐसे क्यों ये लोग इतने फैल जाते हैं? क्योंकि इनके पास विजन है, सिस्टम है। तो और आप जानते हैं कि हमें तो सिस्टम भी कॉर्पोरेट सिस्टम इन्होंने दिया, हम तो लाला लोग थे, वो खाते वही खाते लेके बैठने वाले, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या, देखिए ये चीज़ मैंने भी जानी और फिर मेरे दिमाग में आया कि आई मस्ट बिकम रिच इन माय लाइफ। देखिए मैं इतनी गरीबी से निकला हूँ कि मतलब जहाँ मतलब बोला स्कूटर भी लेने की ताकत नहीं थी, और आज कितना अमीर बनूँ, ये इसकी डिसीजन मैंने लिमिटेशन मैंने बांध के रखी है। मैंने ऐसा महसूस कर लिया कि ये जो संसार है ना, ये समृद्धि का सागर है। बर्तन का साइज तुम डिसाइड करते हो। अगर तुम चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी जी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओगे तो बकेट जितना, यानी कि यू डिसाइड द साइज ऑफ योर यूटेंसिल। यानी कि इसलिए कुदरत को देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता भैया ड्रम लाओ, मुझे क्या, तुम ड्रम भर के जाओ, तुम चाहे पंप लगा दो, मुझे क्या भाई। तो ये सोच नहीं है हमारे पास में। आप जरा सोचो, तो जिस दिन आपके पास सोच आ जाती है ना, यू बिकम रिच। कोई तुम्हें दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। मैं यही लोगों को संदेश भी देता हूँ कि हर युवा में अमीर बनने की क्षमता है, पर आपको अपने गरीब बने रहने की जो धारणाएं, मान्यताएं बना ली है ना, उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी जो हम किसी कारणवश कर नहीं पा रहे हैं। बस ये मतलब एक प्रकार से वैसा ही हो गया जैसे कि अर्जुन को भी बताया गया था कि एक जगह फोकस करो। तो व्यक्ति को ये फोकस नहीं कराया जा रहा कि ईश्वर ने तो हमें सब चीज़ के लिए भेजा है, कि सारे सुख को प्राप्त करके और फिर एक अच्छे निर्विकार होके निकल जाओ, उस पर पढ़ना भी नहीं है। यहाँ पे कभी बताया जा रहा है कि पैसे के पीछे मत भागो, और वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है पैसा चाहिए हो तो ये चीज़ करो। तो इसलिए लोगों का, मेरे को लगता है कि फोकस क्लियर नहीं हो पा रहा कि चाहिए क्या है। कंफ्यूजन है। मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा है कि संत लाख कहे कि जीवन आसान है,
संत लाख कहे कि जीवन आसार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता है खुद हर पल और फिर क्या बेकार है। सही बात। हाँ, क्या अरे बात। भगवान खुद ही तो रच रहा है, बुद्धि भी वही दे रहा है भाई, विजन भी वही दे रहा है ना हमें। तो इसलिए क्या होता है कि आज तुम किसी हद तक एवोल्यूशन करो ना, कौन रोक रहा है? पैसों में करो कि आत्मा से करो कि शरीर से करो। आज तुम 200 साल 500 साल जी लो, योगी लोग करते ही हैं, तो उन्होंने वो फील्ड चुन ली है। तुम पैसा कमाने बिल गेट बन जाओ, कि तुम वॉरेन बफेट बन जाओ, कि तुम अंबानी बन जाओ, किसने रोका भाई? तो सोच नहीं है। इसलिए क्या होता है, हम उस तरंग के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। यूँ समझ लें, जिस दिन आपकी सोच बड़ी हो जाती है ना, आप अपने आप उस लेवल पर है ना, आप धीरे धीरे जाने लग जाते हो। आप यूँ समझ लें। तो ये चीज़ मैंने पहचानी ना, तो आज मेरे परिवार में अब हम कहते हैं ना, धन समृद्धि में उस ऊंचाई पर है जहाँ हमारी मर्जी है उतना हम धन कमाएंगे। हमने लिमिटेशन भी हमने बनाई हुई है, ये समझ लें। हमारे पास करोड़ों के रास्ते हैं, लेकिन हम जा नहीं रहे। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन आता है, 500 करोड़ 1000 करोड़ किसी ने दे दिया तो मैं क्या करूँगा? मैंने कहा मुझे खुशी नहीं मिलती भाई। मैंने कहा आई वॉन्ट टू लिव लाइक ए मिशनरी मैन, नॉट एज ए बिजनेस मैन। सही। तो अब वो मेरी चॉइस है। अब इसमें किसी को कोई मैं दोष नहीं देता, भाग्य भगवान ग्रहों को दोष नहीं देता मैं। वो चुनाव मैंने किया है। तो ये बात अच्छी है कि सोच, और मेरे को लगता है सर कि सोच के साथ साथ, फोकस के साथ साथ, मेरे को लगता है कि लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास की भी कमी है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि डिमांड कितनी भी कर सकते हैं, मान लीजिए 500 करोड़ कमाना, 1000 करोड़ कमाना, तो डिमांड करो। लेकिन वहाँ पे लगता है कि लोगों के मन में ये भी आ जाता है, कहीं 1000 करोड़ कमा भी पाएंगे कि नहीं। तो अगर सबसे पहले विश्वास लाना पड़े, तो फिर वो कैसे, उसको कैसे जनरेट किया जाए अंदर से? देखो क्या होता है विशाल जी के हमारे आज मान लो एवरेस्ट पे जाना है जी। अभी वो एक अरुणिमा चौधरी लड़की 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ गई, जिसकी टांगे कट गई रेलगाड़ी में, ठीक है, जो स्पोर्ट्समैन थी। तो आपको मैं कहूँ विशाल जी एवरेस्ट पे चढ़ना है, अरे सर इतनी ठंड, इतनी ऊंचाई, और कैसे चढ़ेंगे? मर वर गए, कोई आया नहीं लेने, तो क्या करेंगे? तो आपके पास है ना, नहीं चढ़ने के सारे बहाने होते हैं। सही, समझे ना? तो होता क्या है कि दुनिया में हर आदमी हर काम कर सकता है, सिर्फ उसके अंदर क्या छुपा हुआ है? अनकॉन्शियस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स। आज अगर आपको अभी एक बड़ी गाड़ी लेनी पड़े, आपके दिमाग में क्या आता है? बेकार में, और इतनी महंगी गाड़ी, एवरेज भी बड़ा कम, बेकार, इतना पैसा क्यों गाड़ी में डालना? अपने तो मारुति अल्टो बस है, ठीक है, अपने तो एवरेज भी अच्छा मिलना चाहिए बस। तो इट इज़ ऑल योर माइंडसेट। वो जब तक आप अंदर के अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम आप ठीक नहीं करोगे ना, आप कभी आगे बढ़ ही सकते। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक विद्यार्थी है, उसको, वो ट्रैवलिंग एजेंसी में था, उसको ये शौक था कि भाई कनॉट प्लेस में मेरी ऑफिस होनी चाहिए। उसके अंदर एक पैशन था कि यार कनॉट प्लेस का किसी तरह एड्रेस हो जाए, पर वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि बड़ी महंगी जगह थी। अच्छा, नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा? कनॉट प्लेस इतना महंगा, अरे बड़े बड़े करोड़पति नहीं ले सकते, तू क्या ले लेगा? सही बात। तो पहला आपका माइंड है ना, हमेशा नेगेटिव जाता है कि ये होना मुश्किल है। लेकिन उसके दिमाग में था कि भाई जो हो जाए, आज ही तो कल मैं कनॉट प्लेस में जरूर ऑफिस लूंगा। तो वो सोचता गया, ऐसे 6 महीने निकल गए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इन व्हाट फ्रीक्वेंसी यू वाइब्रेट, यूनिवर्स भी वही ऊर्जा आपके पास लेकर आती है। उसका एक दोस्त का फ़ोन आया जो दुबई में था कि ऐसे कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, तो उसने कहा अरे मेरे घर डिनर रखना। डिनर में बातचीत हुई, उसने बताया कि यार मैं ऐसे बिजनेस में हूँ, एक कनॉट प्लेस में ऑफिस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने छूटते ही कहा कि अरे मेरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मेरी एक ऑफिस मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ ली हुई थी, वो खाली पड़ी हुई है, मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो शिफ्ट हो गया दुबई, तो यूज़ कर ले उसको। फ्री में मिल गई, बता रहा हूँ, फ्री में। तो क्या होता है, मैं यूँ कहता हूँ कि यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। तुम अपना पैशन, विजन, एक्शन जारी रखो और उसमें तरंगित होते रहो। और जितने तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव है ना, नहीं हो सकता है, तो मुश्किल है, ये तो आज तक किसी ने किया नहीं, तो फिर आप कभी इसको नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यूनिवर्स वांट टू गिव यू। वो कहता, जैसे कहता ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवान कहता है तू हिम्मत कर तो मैं तेरे को दे दूंगा। लोग कहते हैं कि ये भगवान मुझको दे दे, तो भगवान कहता है तेरे में दम है तो ले ले। तो मतलब ये है कि तेरे में दम होना चाहिए। तो देखिए, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हमारा अपना ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए जी, आज जो मैं रेकी सिखा रहा हूँ ना,
जो मैं विद्याएं सिखा रहा हूँ कुछ भी नज़र नहीं आता, बता रहा हूँ मैं आपको। ना रेकी दिखती है, ना टेलीपैथी, ना कोई इंट्यूशन, ना कोई तीसरी आंख, ना कोई ऑरा, ना कोई चक्रा, ना कोई पास्ट लाइफ, ना कोई भविष्य, कुछ भी नहीं दिखता। मैं फिर भी दुनिया में उसको स्थापित करके मैं काम कर रहा हूँ ना। और आज मैंने अब रेकी हीलिंग फाउंडेशन को वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दी। 8 लाख स्टूडेंट्स हमने अब तक तैयार कर लिए। तो क्यों? क्योंकि हमारी सोच है, हमारा एक्शन है, हमारा बिलीफ है। अच्छा, हम लोगों ने त्यागराज स्टेडियम में 5000 लोगों को एक साथ रेकी सिखा दी, जो दुनिया में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, किया भी नहीं। 5000 लोगों को त्यागराज स्टेडियम में, हेमा मालिनी हमारी चीफ गेस्ट थी, सब बड़े बड़े संत महात्मा सबको बुलाया था मैंने उसमें। कहा इस्कॉन के भी हमारे सुभाष पत्री जी और कई बड़े ऐसे अच्छे आत्माएं आई थी। तो अब वो हमने कर दिखाया। क्यों? हमारी मर्जी, मेरी मर्जी है भाई, मैं कितना ऊंचा सोचूं ना सोचूं। तो यहाँ पे मैं जनरली मेरा वर्ड यूज करता हूँ, मेरी मर्जी, ये वर्ड यूज करता हूँ, मेरी मर्जी। इतना सोचूं, इतना सोचूं, इतना सोचूं, इतना सोचूं, ऐसा होता है ना। फिर हमने प्लान किया, ऑनलाइन तो हम आजकल देखिए सिखा रहे हैं। हमने कहा कि भैया 21,000 लोगों को सिखाएंगे। वैसे तो नॉर्मली 15 दिन में जो हम करते हैं उसमें 1000-2000 आते रहते हैं लोग। हमने कहा यार इस बार बड़ा टारगेट लेके चलेंगे, 21,000। तो हमने 21,000 का टारगेट किया। उसी दिन 49,000 लोगों ने एक दिन में रेकी सीख ली। क्या हमारा तो टारगेट नहीं था 49, 21 था, लेकिन हम और डबल कर गए। अच्छा, फिर हमने कहा कि हम 5,000 लोगों को पूरे जन्म में लेके जाएंगे। आज तक दुनिया में किसी भी डॉक्टर ने, रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने या महात्मा ने ऐसा सोचा कि मैं घर बैठे बैठे मैं 5,000 लोगों को मैं पूर्व जन्म भविष्य में लेके जाऊंगा? आज तक किसी ने नहीं सोचा ना। तो हम ये साइंस को समझ चुके थे कि आप कितनी बड़ी सोच रखो, आप दिमाग में विश्वास रखो कि ऐसा हो सकता है, तो वो सचमुच होता है। तो फिर हमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हमने तो, और हम तो हर साल 5,000 लोग लेके जा रहे हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि वी बिलीव इन दैट। ओके। तो मेन बात क्या मालूम है, जो भी दुनिया में आपने देखा होगा कि एक समय लोगों ने सोचा चांद पे जाना, चला गया ना, चला गया। हवाई जहाज इतने सालों से लोग सोच रहे थे हवाई जहाज बननी थी, बनी नहीं। पर राइट ब्रदर ने सोचा कि अब तो बना के रहेंगे जी, तो बना दी ना। किसी ने सोचा कि नहीं, मेरे आवाज़ से मोबाइल चल पड़े, मेरे थॉट से कंप्यूटर चल पड़े, शुरू हो गया ना। क्योंकि वॉट एवर मैन विल बिलीव इट विल स्टार्ट हैपनिंग, वो होगा ही। क्योंकि थॉट बिकम थिंग, विचार ही वस्तु बनते हैं, ये उसका नियम है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ ब्रेन में पक्की हो गई तो आज नहीं तो कल बाहर पक्की होगी ही। आप यहाँ पक्का करो किसी भी चीज़ को बस। आपने जैसे अभी पूर्व जन्म की बात कही, तो ये पूर्व जन्म क्या है? ये कौन सी प्रोसेस है? इससे मतलब क्या मिलता क्या है लोगों को पूर्व जन्म में जाने से और इन चीज़ों से? देखिए, पूर्व जन्म में ले जाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो है कि लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना, आत्मजागरण की तरफ लेके जाना। और जितने भी ये जो क्या क्यों, ये जो दुख पैदा करके ये तुलनाएं कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, मतलब लोग, और कंप्लेंट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं, तो पूर्व जन्म में जाने के बाद क्या होता है, ये सब खत्म हो जाता है। क्योंकि पूर्व जन्म में जाना यानी कि जीवन को एक सैटेलाइट की तरह देख के आ जाना। तो मैंने ये अनुभव किया कि जो लोग सदियों से आध्यात्मिक जगत में, मतलब कई तरह के अभ्यास करते हैं ना, गुरुओं के सत्संग में रहते हैं जी, गीता, तरह तरह के ग्रंथ भी पढ़ते हैं, भक्ति भी करते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके अंदर कोई मूल परिवर्तन नहीं आता कि अब वो कम रिएक्टिव हो गए, वो बड़े अब परम आनंद में रहने लग गए, ऐसे बोलते ना, वो डिटैच्ड हो गए, वो मुक्त मोक्ष में चले, ऐसा होता ना। वो खाली एक संतुष्टि है कि भाई मैं आध्यात्मिक हूँ, तो उनके अंदर एक बेसिक परिवर्तन नहीं आता। मैंने देखा एक मान्यता मात्र होती है। तो क्योंकि वो दूसरों का उद्धार का ज्ञान है इसलिए वो मुक्त नहीं होते। तो मेरा अपना अनुभव ये था कि भाई अगर एक आदमी पूर्व जन्म में जाए और स्वानुभव कर लें तो फिर वो अपना स्वाद चख चुका होगा, तो उसको फिर समझाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी ग्रंथ की और गुरु की जरूरत भी नहीं है। क्यों? अपनी आंखों से जीवन का सत्य देख के आ रहा है। तो इसीलिए पूर्व जन्म में जब मैं लेके जाता हूँ तो मैं जनरली उसको पूरी एक टूर करवाता हूँ, यूरोप टूर की तरह। मैं उसको पहले जन्म में लेके जाता हूँ, फिर मैं 100 साल के बाद उसको लेके जाता हूँ, फिर मैं 5 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद के भविष्य में लेके जाता हूँ। फिर उसके जो कार्मिक कनेक्शन है, इस समय
कि आज पैसा क्यों नहीं है, संबंध क्यों खराब है, ये लोग उसको तकलीफ क्यों दे रहे हैं, वो दुख क्यों आया जीवन में। तो जब उनका कारण पिछले जन्म में जाकर देखता है तो उसकी आंखें खुलती कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने सारा कर्म किया, उसका फल मुझे आज मेरे सामने आ रहा है। तो फिर वो क्वेश्चन खत्म कर देगा। उसको मालूम है कि या तो नीम के बीज डाले थे यार मैंने, इसलिए वो कड़वा फल आया मेरे सामने। तो वो जब एकदम क्लियरली देख लेता है ना कार्मिक बंधन को, तो फिर वो फिर है ना किसी के प्रति है ना फिर वो गलत भाव नहीं ला सकता। और फिर जो आदमी उसको नुकसान पहुंचा रहा है, मान लो उसको एक टेढ़ी पत्नी मिल गई, टेढ़ा बच्चा घर में आ गया, या कोई भाई उसको उसका धन खाया जा रहा है, तो उसको पता चलेगा कि वास्तव में वो उसके पीछे बड़ा सब कुछ बड़ा नियम से घट रहा है संसार में। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सज्जन मेरे पास में आए, उसने कहा कि मेरी सारी हमारी घर की प्रॉपर्टी जो है मेरी बहनें मेरे भाई सब खा गए और मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे कंगाल कर दिया, तो इसलिए मुझे पूरे जन्म में जाना है। तो गया पूरे जन्म में, जाके क्या देखता है, वो जमींदार था और उसने किसानों की वो जमीनें रखवा कर उसको खा गया। तो अब देखो ना कारण कहाँ निकला उसका, कि उसने किसानों को जो अत्याचार किया वो इस जन्म में वापस उसकी भी प्रॉपर्टी इसी तरह हड़प ली गई, वो भाई बहनों ने सब खत्म कर दी उसकी। तो इतना कुदरत में मैंने देखा कि बड़ा नियम इतना परफेक्टली चल रहा है कि उसमें किसी का इंटरफेरेंस भी नहीं, कोई भगवान आगे टांग नहीं रहा था उसमें, बोलते हैं ना इस तरह से। और किसी व्यक्ति ने किसी बैल को जो है उसको बहुत खड्डे में गिरा हुआ था, तो उसको जाके ना ऐसे बहुत उसको तकलीफ दी, तंग किया उसको। तो उसके कारण उसको इस जीवन में एक ऐसी पत्नी मिली कि जो उसका जीवन नरक करके रख दिया उसने। तो कारण कम्बक वहाँ निकला कि उसने बैल को सताया। अब मैं भी हैरान हो गया, मैंने यार कमाल है कि मतलब किसी भी जीव को थोड़ा सा भी तकलीफ दो तो इस जन्म में फिर भुगतना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों कारण मतलब मैंने ऐसे लोगों के देख लिए। तो वो कार्मिक बंधन जब पता चल जाता है ना, तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हो, फिर आप मन में ना कहीं कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, आपको लगता है यार अब मुझे जाग कर सही कदम और सोच रखनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा आगे आने वाला जीवन फिर मुझे कड़वे फल भुगतने पड़ेंगे, ऐसा होता है ना। तो जाग जाता है आदमी, ये सबसे बड़ी बात है। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे एक महिला किडनी खराब थी उसकी, लेकिन किडनी खराब थी तो वो कभी ठीक कभी वापस गड़बड़ हो रही थी, तो उसने खुद कहा कि सर मुझे पास्ते में लेके जाओ। मैं लेके चला गया। पता चला कि वो आदमी थी और उसकी वाइफ थी जिसको उसने बहुत टॉर्चर किया। तो उसके कारण वो हस्बैंड बन के इस जीवन में आया, तो उसके साथ उसकी तलाक चल रही थी कोर्ट में। लेकिन जैसे उसको पता चला कि यार इस औरत को तो मैंने सताया है, तो आते ही उसने वो केस वापस लिया जाके। नहीं तो वो ईगो डाउन नहीं कर रही थी माफ़ी मांगने का, जाके उसने हस्बैंड से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसको पता था ये तो वही औरत है भाई जो हमारा हस्बैंड बन के आया है। तो उसको जाके माफ़ी मांगी, केस वापस लिया और आज वो अपने हस्बैंड के साथ नॉर्मल जी रही। क्यों? अंदर से पता है कि यार अब जिसको तकलीफ दी तो अब इसको मैं प्यार करूं। तो अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, समझे ना। अच्छा, इसी तरह किसी महिला का मैंने देखा कि बच्चे नहीं हो रहे थे उसके, फरीदाबाद का केस था। तो 12 साल हो गए, पता चला कि वो है ना चिड़ियों के घोंसले उजाड़ देती थी पिछले जन्म में। तो अब चिड़ियों की हाय बोलते हैं ना, वो भी लगती है। ये मुझे पहली बार पता चला कि जानवरों की हाय भी कितनी अजीब लगती है। तो बाद में जाकर उसका निराकरण ये किया कि अब वो चिड़ियों पक्षियों को दाना डालेगी और पक्षियों की केयर करेगी, तो उसके घर में बच्चा होगा। ये उसका उसमें से समाधान मिला। तो उसने वाकई में उसका, ये 2012 की बात थी, 2014 में फिर उसके घर में संतान आ गई। तो आप जरा सोचो कि कार्मिक इश्यू पहचानते ही आप उसकी रेमेडी ऑपोजिट करके आप उसकी रेमेडी कर लेते हो, तो देन यू आर आउट। तो मतलब कुदरत में एक ही बात है ना भाई, आपको नीम के बीज पड़े तो आप अब गुलाब के बीज लाओ और डालो अब यूं। तो ये पूर्व जन्म में जाने से पता चलता है, इसलिए मैं लोगों को पूर्व जन्म में जाता हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है विशाल जी, आदमी इतना जात पात को लेकर उलझ गया है कि मैं हिंदू, मैं जाट, मैं फलाना, मैं मतलब मुसलमान, मैं क्रिश्चियन। अरे अच्छा, सामान्य आदमी तो उलझा तो कोई बात नहीं है। मुझे तो हैरानी तब होती है जब कोई आध्यात्मिक जगत में जाकर कोई गुरु अगर यूँ कहे मैं हिंदू गुरु, मैं मुसलमान का गुरु, मैं क्रिश्चियन गुरु, यानी कि मैं पादरी हूँ तो मैं क्रिश्चियन वाला हूँ जी। तो अगर तुम आध्यात्मिक होकर भी अभी भी तुम जात पात के रंग से बाहर नहीं निकले
तो तुम कैसे आध्यात्मिक हो भाई, ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन पूरे जन्म में जाकर उस आदमी को पता चलता है कि हम स्वयं कई जन्मों में मुसलमान, कभी फ्रांसीस, कभी चाइनीज, कभी अफ्रीकन, कभी और कोई जात में, कभी नीच, जो भी। तो आपका जो जात पात का जो लगाव है ना, वो समाप्त हो जाता है और आप है ना उससे मुक्त हो जाते हो। फिर आपको लगता है कि यार हम तो उस आम की तरह है, एप्पल की तरह है, जो किसी भी पेड़ से निकले, कहलाई तो सेब ही कहलाएगी, जैसे कहते हैं ना, या आम ही कहलाएगा। तो हमारे कोई आम की कोई जात नहीं होती कि ये चंदूलाल का आम, ये रामलाल का आम, ऐसे बोलते हैं तो वो फिर कलरिंग नहीं लगेगी। तो ये सारी कलरिंग वहाँ से उतर जाती है और फिर पूर्व जन्म में जाने से ये सबसे बड़ी बात पता चलती है कि आज मेरे आसपास जो कुछ अच्छा बुरा सुख दुख जो घट रहा है, अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ बुरी परिस्थितियाँ, उसके पीछे मैं उसका चुंबक हूँ। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के चुंबक नहीं होते ना, आपके आसपास कोई चीज़ फटक नहीं सकती। यानी कि कोई लाभ देने आ रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई आपका नुकसान कर रहा है, तो बड़ा नियम से हो रहा है भाई सब कुछ। ये मैंने अनुभव किया है। तो इसीलिए पूर्व जन्म में जाने का मतलब है आंख खोलकर जीवन का सत्य पहचान लेना, बस। तो यहाँ पे ये लोगों को फायदा मिल सकता है कि अपना देख सकते हैं कि आज जो प्रारब्ध है वो किस वजह से, और उसको काटा कैसे जाए। हाँ, तो क्या हर चीज को काटा जा सकता है? ऐसे कुछ होते क्या? देखिए, दुनिया में एक नियम है, अंधेरा हो गया है तो रोशनी पैदा करो। अगर कांटे घर में ज्यादा हो गए तो गुलाब के बीज अब नहीं थे तो लाओ, अब लाओ, अब तक तो नहीं थे, अब लाओ। तो आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है कि ही कैन इमीडिएटली चेंज द एक्शन, है ना। अभी तो इसी तरह आपने अगर किसी के साथ अत्याचार किया है तो उसका ऑपोजिट है अब सेवा प्रेम करो भाई, केयर करो। तो हर चीज का संसार में ऑपोजिट है। द मूवमेंट ऑपोजिट करना शुरू कर देते हो ना, तो आपके कर्म बंधन समाप्त होने लगते हैं। और दूसरी बात बताऊं, आदमी का श्राप भी लगता है, ये भी हमने देखा है, और हाई भी लगती है, जबरदस्त लगती है। तो फिर सर उस हिसाब से तो लोग मतलब इतना जो नॉनवेज खा रहे हैं तो बचना चाहिए इन चीज़ों से। क्या देखिए, इसमें नहीं, इसका कारण बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं ना जी, ये ना इनकी ट्रेडिशनल हैबिट है इनकी। अभी जैसे पूरे बंगाली लोग मछली खाते हैं, तो इनको पता नहीं है कि देखिए ये प्रैक्टिकली जाकर ना वायलेंस क्रिएट करके मछली को नहीं मार रहे हैं, वो खुद वायलेंस क्रिएट करके किसी मुर्गी को या बकरी को नहीं मार रहे हैं ना। तो इसलिए वो भाव उनके अंदर नहीं आ रहा। उनके अंदर क्या आ रहा है, ये तो मेरा खाना है, मुझे तो ऑमलेट खानी है, सुबह नाश्ता तो करना ही है मुझे, ऑमलेट, मुझे चिकन तो खाना ही है। तो वो उनकी ट्रेडिशनल हैबिट्स हैं, जैसे सारे क्रिश्चियन लोगों की ट्रेडिशनल हैबिट्स है। तो उनको उनका ओरिजिनल संस्कार जो है ना वो वायलेंस का नहीं है, इसलिए उनको वो नुकसान नहीं पहुंचता कि नॉनवेज खाएगा तो तुझे पाप लगेगा, ऐसा बोलता है। देखिए वो हैबिट है, जिस दिन जाग जाएगा ना उस दिन वो उसको छोड़ देगा अपने आप में कि भाई मैं प्राणियों की हत्या कर रहा हूँ। देखिए, और लोग जागते ना, आज पूरे संसार में वीगन की तरफ कितना भाग रहे हैं लोग। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि वो समझ में आ गया कि दूध बड़ा अत्याचार करके निकाला जा रहा है, जानवर को मारा जा रहा है इस तरह से। देखिए रामकृष्ण परमहंस बंगाली थे, इसलिए मछली खाने के शौकीन भी थे, उसके बावजूद भी वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर थे। क्यों थे? क्योंकि वो उनके लिए खाना तो एक जैसे बोलता है ना, मैं चावल दाल वाला हूँ कि मैं रोटी सब्जी वाला हूँ कि मैं मछली वाला हूँ, मुझे जो मिल गया मैं खा लेता हूँ, जो बोलता है ना। तो कई महात्मा लोग हैं ना शरीर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, वो कहते थे परमात्मा के साथ। तो उसके बावजूद भी वो इतनी ऊंचाई पर रहना अध्यात्म में इस तरह से। और तो यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है कि नॉनवेज एक सिर्फ हैबिट मात्र है, ट्रेडिशन है बस। उसका पाप पुण्य से तो लेन देन समाज करता है, लेकिन पाप पुण्य तब होगा जब आप मारोगे जानवर को और आप उसको काटोगे, तो उसके प्रभाव तुम्हारे पर आएंगे। देखिए कसाई को आ सकता है, अच्छा। आप पर नहीं आ सकता। और सर अभी तक मतलब आप कितने लोगों को पुनर्जन्म में ले जा चुके हैं, मतलब ये ऐसे जोड़ चुके हैं? भाई 40,000 से ज़्यादा होते जा रहे हैं अब तो, और अब 5,000 फिर दोबारा मैं वापस लेके जा रहा हूँ। अभी बस 7 दिसंबर को, जनवरी को मैं हर साल एक बार मैं एक पब्लिक प्रोग्राम करता हूँ, मेगा इवेंट, जिसमें मैं 5,000 लोगों को लेके जाता हूँ। तो इस बार भी हम 7 जनवरी को करेंगे, तो उसमें ले जाएंगे, तो फिर ये 40,000 से 45,000 हो जाएगा। अच्छा। तो बस ऐसे, मतलब हम तो थोकबंद आदमी हैं, हम होलसेलर है तो हम तो थोकबंद लोगों को पूरे जन्म में लेके जा रहे होते हैं, यूँ समझ में। तो काफ़ी अच्छी मात्रा हो गई, और दुनिया में वी आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड। हमारे जितना पास आज तक दुनिया में किसी ने कराया भी नहीं है। तो सर आज तक आपके पास कोई ऐसी सोल आई है जो किसी महापुरुष की हो, या पिछले जन्म में कुछ बहुत बड़े थे अब कम हो गए,
या पिछले जन्म में भी बहुत बड़े एक व्यक्तित्व थे, आज भी बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, तो ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? हाँ, देखिए मेरे संपर्क में ऐसे जैसे रानी पद्मावती मेरे संपर्क में आई हुई है। वो सूरत में बहुत बड़ा व्यापारी है इस वक्त। अच्छा। हाँ, वो तो उसने देखा कि वो रानी पद्मावती थी, है तो आदमी लेकिन वो पद्मावती थी, तो वो उसने पास्ट लाइफ करते ही है ना, वो नेक्स्ट डे सीधा निकल गया राजस्थान। अच्छा। उसको उसके अंदर वो खुजली मच गई थी कि यार मुझे पता करना है वास्तव में ये सच है कि झूठ है। और जस्ट वो जाके जो उसने देखा ना, एग्जैक्टली वो सब दिखाई दिया उस महल में, जो पद्मावती का महल है। इस तरह से तो इस तरह से कुछ लोग इस तरह के आए हैं, उनकी सोच ना बड़ी होती है। अगर ऐसे लोग जो मेरे पास राजा किस्म के लोग आए ना, जो पिछले जन्म में राजा थे, राजकुमार थे, राजकुमारी थी, तो उनका मैंने ये देखा कि वो उनका जो चुनाव है ना, वो हमेशा बड़ी कुर्सियाँ, बड़े बड़े घर में सोफे, बोलते हैं ना ऐसे, बड़ा बंगला, सब उनका माइंडसेट ऐसा ही होता है, मैंने देखा है। अच्छा। क्योंकि उनकी वो एक मेरे ख्याल से विज़न ही उनकी थोड़ी बड़ी होती है। और इसी तरह जो पॉलिटिकल समाज सेवा में रहे हुए लोग हैं, वो भी मेरे संपर्क में आए हैं। तो मैंने उनको देखा कि उन्होंने अपना जीवन इस जन्म में आकर भी पॉलिटिकल और बड़े बड़े नेता के रूप में ही अपने आप को उन्होंने ढाला वापस आके, इस तरह से। बाकी तो देखो मेरी स्टडी है, यानी कि वो मेरी स्टडी का मतलब है, मैं चूँकि दुनिया भर के विशेषज्ञों के बारे में खोज करता रहता हूँ। तो अभी रिसेंटली क्या, इस बात को भी 15 साल हो गए, उस किताब को भी निकले हुए, बोर्न अगेन किताब है। अच्छा। तो उसके अंदर डॉक्टर वॉल्टर सिमको MD जो USA में है, उन्होंने बहुत इसके बारे में डॉक्यूमेंटेड रिसर्च की है उन्होंने, और उन्होंने हर चीज़ का प्रॉपर मेल ढूंढ कर किताब में उन्होंने फोटोग्राफ भी डाले हैं। अगर मान लो कि ये पता चला कि भाई अमिताभ बच्चन मान लो पिछले जन्म में एडविन बूथ था, तो एडविन बूथ सचमुच भी हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ था, क्यों था, एडविन बूथ की क्या फेस रिसेम्बलेंस थी, तो अमिताभ बच्चन के दोनों में क्या एक समानता है, और उसका बेसिक नेचर क्या था, तो अमिताभ बच्चन का बेसिक नेचर क्या है। तो वो ये सारी चीज़ें ना वो मैच की गई। तो इसमें जितने भी आज बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे आज अब्दुल कलाम है, तो वो पहले जो है टीपू सुल्तान थे। अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम जो थे वो टीपू सुल्तान थे। तो उनके पिता जो सारा भाई उनके साथ जुड़े हुए हैदर अली थे। और तो आज ये लोग पैदा हुए तो इनके अंदर भी सोच भी वही बड़ी वाली सोच है। अभी अमिताभ बच्चन पिछले जन्म में मान लो कि ऑलरेडी स्टेज के बहुत बड़े कलाकार थे, और तो आज भी इस जन्म में उनके अंदर वो कलाकारी अपने आप जो है वो महसूस हो रही है। देखिए आपने नोट किया होगा, अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, कई तरह के दूसरे छोटे मोटे भी काम किए, तो उनको खुद को नहीं पता था कि मैं कभी इतना बड़ा स्टार बन पाऊंगा, पर एक्चुअल में वो पिछले लाइफ से ऑलरेडी स्टेज के बहुत बड़े कलाकार थे, और उस समय भी उनका नाम बिग बी था, ठीक बता रहा हूँ। तो इस जन्म में भी उनका नाम बिग बी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब तक आपके अंदर वो ब्लूप्रिंट नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर नहीं होता ना, आपके अंदर वो प्रोग्राम आता भी नहीं आपके अंदर से, यूँ समझ लें। तो इसी तरह आज शाहरुख खान है, तो वो एक साधना बोस के नाम से एक डांसर थी। तो इस दुनिया में आज इंदिरा गांधी है, तो वो एडवर्ड स्टैंटन के नाम से एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, जिसने अब्राहम लिंकन को गोली मारी थी। जॉन विल्कस बूथ करके नाम था, तो उसको उन्होंने एनकाउंटर किया था। और मज़ेदार बात यह है कि जॉन विल्कस की जो बीवी थी वो सोनिया गांधी लूसी हेल के नाम से थी, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी लूसी हेल थी, तो उसका बाप था उस ज़माने में। तो अब ऐसे सारे संबंध है ना, आप देखोगे पूर्व जन्म में, ये सब आज बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर ऐसे ही नहीं बन गए, और ये सोल उनके घर में ऐसे ही जन्म नहीं लेती, क्योंकि उनके साथ सोल कनेक्शन है, इसलिए उनके घर में पैदा होते हैं लोग। अब राहुल गांधी को सोनिया गांधी के जीवन में वापस क्यों आना पड़ा, या इंदिरा गांधी के साथ सोनिया गांधी कैसे जुड़ गई। देखिए आज हम सोनिया गांधी को लेकर ऐसा सोचते हैं कि भाई इटली में वो डांसर थी ना, वो थी ना, पता नहीं लोग क्या क्या बातें करते, मुझे तो नहीं पता। तो और अब वो राजीव गांधी को पसंद आ गई, वो इंडिया में लेकर आ गया। और आप जरा सोचिए, पूरी कांग्रेस में एक बाहर की महिला आके इतनी शक्तिशाली हो गई कि आज लोग कहते हैं तुम ही प्रेसिडेंट बनो जी, हम तो नहीं बनेंगे।
तो इतनी शक्तिशाली महिला कैसे बन गई कि पॉलिटिक्स को लीड कर रही है तो इंडिया में आके? तो कहीं ना कहीं उसके संस्कार कहीं होने चाहिए ना, तभी तो इतना बड़ा काम कर सकती है। तो आज राहुल गांधी भी देखा जाए तो बेचारा भोला वाला व्यक्ति लगता है, लेकिन फिर भी उसको पॉलिटिक्स में बहुत सारे काम करने पड़ते। तो क्यों करता है? क्योंकि पिछले जन्म में वो था उसका बाप। तो इस तरह से क्या होता है कि मतलब वो इसका जो बाप था ना राहुल गांधी, जो पिछले जन्म में वो स्पेन का वो था एम्बेसडर था उस समय, और बहुत बड़ा लीडर था वो भी उस समय। तो और अब्राहम लिंकन के पॉलिटिकल फील्ड में था साथ में। तो सवाल क्या होता है कि ये सब बड़ा सोचने का, बड़ा काम करने का क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म से उसका लिंक होता है। आप क्यों समझते हैं? आज मैं भी देखिए, अब आज आप मुझे पूछ रहे हैं और मैं कुछ आपको बताया जा रहा हूँ, तो मेरे पास अहंकार करने को कुछ भी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ करके। क्यों? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा कुछ भी अर्न्ड नहीं है। ये सब मेरे कई जन्मों से जो मैंने ज्ञान एकत्रित किया है, वो तुम क्वेश्चन करोगे तो पता नहीं कहाँ से उभर के मेरे अंदर से जवाब आ जाएगा और मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट एन एक्सप्रेशन। मैं तो जो सॉफ्टवेयर मेरे अंदर डाल दिया गया है और तुम जो बटन दबाते हो मेरे अंदर से वो निकल के ज्ञान बाहर आ जाता है इस तरह से। तो हर व्यक्ति में ऐसा ही होता है। अमीर बनता है तो उसके पीछे रीज़न होता है, आदमी बड़ा बनता है, पॉलिटिशियन बनता है तो उसके पीछे रीज़न होता है। ऐसे कोई बड़ा नहीं बन जाता दुनिया में। सर, जैसे आपने ये चीज़ें बताई बॉर्न अगेन बुक के बारे में, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि अमिताभ बच्चन पहले भी मतलब कला से जुड़े थे, एक्टर थे, आज भी हैं एक बहुत बड़े एक्टर, मशहूर एक्टर। और जैसा कि आपने शाहरुख खान के बारे में बताया कि वो पहले कोलकाता के बैले डांसर थे और आज भी वो कला से जुड़े हुए हैं, है ना, सेलिब्रिटी हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी थी बॉर्न अगेन में, एक चीज़ और दी रही कि टॉम क्रूज पहले प्रोड्यूसर थे और एक्टर भी थे और आज भी वो मतलब इस जन्म में भी वही हैं। तो क्या व्यक्ति अपना जो एक रिलेटेड फील्ड है पर्टिकुलर जन्म में, तो अगले जन्म में भी वही फील्ड से इर्द गिर्द जाता है या फिर चेंज भी हो सकती है? नहीं, जनरली क्या होता है कि जो चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा मास्टरी की हुई होती है ना, वो आपके संस्कार बन चुके होते हैं। तो अगले जन्म में क्या होता है, वो एक नेचुरल स्वाभाविक रूप से आपके सामने आ रहा होता है कि भाई एक्टिंग करने बोला है 2 मिनट में कर दूंगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आ गई जी, मैं तो कर लीजिए। आज देखो ना, आपने देखा होगा आज जितने बड़े बड़े एक्टर्स जुड़े हैं जो वो कभी एक्टिंग स्कूल तक में भी नहीं गए। अब किशोर कुमार जैसा संगीत जो गायक था, वो तो क्लासिकल गाना भी नहीं जानता था, वो तो कभी म्यूजिक से सीखा भी नहीं उसने, तो लेकिन बड़ा गायक बन गया। क्यों? उसके पुनर्जन्म से कोई ये संस्कार है उसके। तो इस तरह से क्या होता है कि जो टैलेंट हम कमाते हैं ना, तो वो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। अब देखिए, मैं आज जो भी ज्ञान आपको मैं बता भी पा रहा हूँ, तो वो कहीं मेरे अंदर, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में है, मेरे साथ में, यूँ समझ लें। तो इस तरह से हर व्यक्ति के साथ है ना, उसकी स्किल जो होती है, जो उसने कमाई हुई होती है, तो वो इस जन्म में जब पैदा होता है तो उसको चुटकियों का खेल लगता है वो काम ऐसे। अब जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे 3-4 साल की उम्र में गीता पूरी बोल लेते हैं। अब जैसे वो एक चाणक्य बच्चा आया था, तो वो जवाब देता है हर एक जनरल नॉलेज का, तो ही हैज़ डाइड विद दैट पर्टिकुलर इतना नॉलेज अर्न करके फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो अब वो सारे अनकॉन्शियस माइंड में उसके जवाब है, समझे ना। और थोड़ा बहुत खाली इस ज़माने में थोड़ा आके पॉलिश करना पड़ता बस। तो आप देखोगे कि वो ऐसा कैसे जवाब दे रहा है, इतना जल्दी 5 साल का बच्चा पियानो बजा रहा है भाई, मान लो ऐसे। तो ये सब क्या मालूम है, अर्नड नॉलेज है, खाली बस उसको मौका मिलने की जरूरत होती है, ये समझ में। तो मेरे सामने भी ऐसे था ना। देखिए, मुझे खुद को कभी नहीं मालूम था कि मैं सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान में जाऊँगा। मैं तो समझता था कि मैं तो एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ भैया, हॉस्पिटल चलाऊँगा और क्या करूँगा, मरीजों को देखता रहूँगा। लेकिन सडनली जैसे वो सामने आया और मैं उस फील्ड में गया, तो मुझे लगा कि मैं तो इसके लिए डिज़ाइंड हूँ वास्तव में। इसलिए आज मैं इस फील्ड में एक एक बाल की खाल खोल के क्यों बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मैं तो इसी फील्ड का आदमी हूँ वास्तव में, समझे ना। तो ये जब मौके आते हैं ना जीवन में चलते चलते अचानक, तो आपको पता चलता है कि फॉर व्हाट पर्पज आई एम इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो ऑथर है बॉर्न अगेन के, वॉल्टर सिनक्यू, तो इनने जो शाहरुख खान के बारे में बताया, अमिताभ बच्चन जी के बारे में बताया, तो ये प्रोसेस इनने कैसे की? क्या कभी इनके कनेक्शन में आए या फिर ये दूर से भी किया जा सकता है या किस तरह नहीं, से? देखिए क्या होता है, मैं सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान में काम करता हूँ। तो 2 चीज़ें पूरे दुनिया में चलती है और बाहर ज़्यादा चलती है, भारत में बहुत कम है इसके बारे में। इसको कहते हैं चैनलिंग, यानी तो कहते हैं मीडियमशिप। मीडियमशिप में क्या होता है कि आप किसी आत्मा के साथ कम्युनिकेट करके, देन यू डोंट स्पीक, देन द सोल स्पीक्स, फिर वो स्पिरिट आपके साथ थ्रू बात करती है।
इसको कहते हैं मीडियमशिप। और चैनलिंग का मतलब होता है आप अपने ट्रांस स्टेट में जाकर आप एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं कि जहाँ पर आप एक सैटेलाइट की तरह आकाशिक रिकॉर्ड को स्टडी करने लग जाते हैं। आप ये समझ लें। तो अब आपको अगर मैं प्रश्न करूँगा कि शाहरुख खान के बारे में बताओ जी, तो फिर वो क्या करेगी कि उसको है ना पूरी शाहरुख खान वर्ड कहते ही ना उससे रिलेटेड सारा ऐसे पिक्चर की तरह बोलता है, सारा आकाशिक रिकॉर्ड उसके सामने आ जाएगा कि ये ऐसी कोई एक डांसर, मतलब कई जन्म उसके सामने आ जाएंगे, आगे का भी पीछे का भी, सब उसका ना स्टोरी ऐसे क्लियर होने लगेगी और वो ऐसे रिवील करता जाएगा। तो ये इसकी किताब में उन्होंने दिया हुआ है कि एथन रे करके एक सोल है जो कोई एक बहुत बड़ी एनलाइटेंड सोल थी, 3000 साल पहले की कोई सोल थी बोले। तो उस सोल को वो इनवाइट करके फिर उसके थ्रू इन्होंने ये सारी जानकारी प्राप्त की वास्तव में। अच्छा देखो, एक होता है कि विशाल जी को मैं लेके गया, विशाल जी ने बोला जी हाँ जी फलाना आदमी ये था जी, तो वो ऐसे कैसे विश्वास कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अगर इन्होंने कहा कि शाहरुख खान साधना बोस थी, तो उन्होंने उसकी रिसर्च की, वहाँ उस एरिया में गए, उन्होंने उसका खोजबीन की, सारी जानकारी प्राप्त की, फिर उनका मेल, उनके चेहरे, फिर उन्होंने उनको है ना बोलते हैं ना, उसको विश्वास करने के पीछे उनका कोई एक वो होता है, एक प्रोटोकॉल कि जिसमें उसके चेहरे की बनावट, उसकी आदतें, उसकी पर्सनालिटी, उसके स्किल, उसके टैलेंट होते हैं ना वो सब, तो वो सब चीज़ें जो है ना फिर वो मेल करके बाद में उन्होंने फोटोग्राफ इकट्ठे किए सारे और वो डॉक्यूमेंटेशन करके उन्होंने किताब में डाला। तो इस तरह से तो क्या होता है कि वो उनकी अपनी सेल्फ स्टडी है, ये कोई किसी की फंडेड करके नहीं है, ये उन्होंने अपनी सेल्फ शौक से स्टडी की इसके बारे में, इस तरह से। और सर आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसा कि आपने बताया रहा कि आप पीछे पुनर्जन्म में तो ले जाते हैं और साथ में आप भविष्य में भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि मतलब जो अपन भविष्य में मतलब ट्रैवल करके देखते हैं कि हम क्या होने वाले, क्या बनने वाले हैं, तो हम भविष्य में कितने आगे तक जा सकते हैं, 5-10 साल या जितना भी, और इससे क्या ये चीज़ें बदली जा सकती हैं या जो दिख गया वो है? हाँ देखिए, दो बात बताता हूँ। पहली बात तो क्या होती है कि आप अभी पैदा हुए हो तो आप सिर्फ एक ही जन्म के बाय प्रोडक्ट नहीं हो। आपने यूँ समझो कि 50 सैकड़ों जन्म आपने अब तक लिए, तो एक एक जन्म एक एक ईंट की तरह है, यूँ समझ लो, ठीक है। तो आपने एक ऐसे 500 ईंटें आपने मान लो आपने एक दीवार बना दी, तो 500 ईंटों की परछाई तो बनेगी ही, यानी कि फ्यूचर ऑलरेडी डिजाइंड हो चुका है, क्योंकि 500 ईंटें है ना भाई तुम्हारे पास में, तो ईंटें बनी तो परछाई तो आनी है, उसका तो नियम है, परछाई इज ए कॉल्ड फ्यूचर, समझे ना। तो अब इसलिए वो फ्यूचर डेफिनेट होता है, डिसाइडेड होता है कि तुम 100 साल के बाद कहाँ पैदा होंगे, कौन तुम्हारे साथ जुड़ेगा, तुम क्या बिजनेस करोगे, तुम्हारा नाम क्या होगा, वो सब डिसाइडेड रहता है ऑलरेडी, ठीक है। अब मान लो तुमने देखा कि यार मैं 100 साल के बाद एक बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ, पर आपको सडनली आपको जैसे अभी अभी आपने एक प्यास पैदा कर ली कि नहीं यार मैंने अभी मोक्ष के बारे में सुना था, तो मैं सारा मुक्ति हो जाता हूँ, ये दुनिया में वापस आने नहीं है मेरे को यार। आपने ऐसा अभी अभी सोचा और प्लान किया, तो आपने क्या किया, आप गए एक साधु बनने के लिए निकल गए, सब कुछ त्याग के, और जंगल में जाके बैठ गए। अब आपका एक जन्म और तो होगा, क्योंकि हो सकता है आप तपस्या करो तो इस जन्म में मुक्त हो जाओ, और नहीं भी हो तो एक जन्म और होगा, फिर आपका वो जो अभी जो आध्यात्मिक आपने वो जो साधना कमाई वो अगले जन्म में फिर थोड़ी आगे बढ़ेगी, फिर आप उससे मुक्त हो जाओगे, फिर वो जो बन गया जन्म वो खत्म हो जाएगा। क्यों? आप है ना, वो आप क्या कर रहे हो, अब तक जो ईंटें कमाई थी ना, वो आप ईंटें धीरे धीरे कम करते जा रहे हो वापस, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो आप उसकी जगह आप दूसरी ईंटें बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अब एक दूसरा एरिया बना रहे हो, तो अब उसकी परछाई शुरू हो जाएगी। तो मतलब कुदरत में क्या मालूम है, फ्यूचर देयर इज, मतलब संसार में भविष्य अभी वर्तमान के एक्शन से अभी आकार ग्रहण कर रहा है, यानी कि भविष्य डिसाइडेड नहीं है, वो अभी आकार ग्रहण करेगा वर्तमान के चॉइसेस से, एक्शन से। अभी जैसे अब हम बैठे हुए हैं, अभी आपने अभी कोई ऐसा प्लान ही नहीं था, पर सडनली आप मुझे कहेंगे शर्मा जी आप मेरे साथ चलना, यहाँ पे बहुत अच्छा गन्ने का रस मिलता है। मैं तो गन्ने का रस के बारे में सोचा ही नहीं था, ना मेरे दिमाग में था, ना मेरे को ऐसा भी नहीं था, मेरी तकदीर में लिखा था जी गन्ने का रस। आपने मुझे इनिशिएट कर दिया, शर्मा जी गन्ने का रस पीना जी, बाहर बहुत अच्छा गन्ने का रस वाला है, तो मैं जाके आपके साथ पी लूँगा, क्योंकि वो इमीडिएट एक्शन से रिजल्ट
डेवलप हुआ। तो कई चीज़ें है ना इमीडिएट एक्शन से रिजल्ट आती है और वो एकदम चेंज होने लग जाती है। तो भविष्य जो है ना वो वर्तमान के चॉइस से बदलना पड़ता है। तो इसमें फ़र्क क्या बता रहा हूँ, जो व्यक्ति नहीं जाग के जीता है और ऐसे बेहोशी में जी रहा होता है तो उसका भविष्य अनकंट्रोल्ड अपने आप में आकार ग्रहण कर चुका होता है और कर रहा होता है, क्योंकि वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। एक आदमी जाग गया और मान लो उसने घर खोल के देखा, यार मेरे घर में तो कांटे कांटे यार, फूल ही नहीं है यार, तो उसने अभी डिसीजन लिया कि नहीं मेरे घर में अब फूल होने चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो जो बाजार जाएगा, इमीडिएट एक्शन में आ जाएगा, बाजार जाएगा, बीज लाएगा, गमलों में डालेगा। अब उसके घर में 2-4 महीने के बाद में अब उसका जो भविष्य है वो फूल वाला होने लग जाएगा। क्यों? उसने विल पावर से उसने चॉइस की है। अब देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके सामने स्वयं बता रहा हूँ। देखिए एक समय था मैं बीमार पड़ा, फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद अब बीमार नहीं पड़ूंगा। तो अब 45 साल हो गए, मेरे लिए डिजीज इम्पॉसिबल शब्द हो गई, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता। ऐसे क्यों? ये चॉइस मैंने की है, क्योंकि शरीर कहता है बीमार पड़ना है तो कारण दो, मैं कारण नहीं देता और मेरा शरीर नहीं बोलता, बस सिंपल सी बात है। तो अब ये डिसीजन मैंने लिया ना, और ये मरते दम तक डिसीजन में मेंटेन करूंगा, क्योंकि वो मैंने चॉइस की है कि यार मैं तो शरीर को तो बीमार करूंगा नहीं भैया। अच्छा, और फिर एक समय था गरीबी में जी गए, क्योंकि माइंडसेट ऐसे ही था हमारा। फिर एक दिमाग में आया कि नहीं यार वी मस्ट बिकम रिच, दुनिया में आए तो ऐसे तो नहीं जीना है भाई। तो फिर रिचनेस की मेंटालिटी डेवलप हुई, तो फिर वो रिचनेस की तरफ बढ़ते चले गए। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आई चेंज माई एक्शन, माई थॉट, माई बिलीफ, समझे ना, इस तरह से। फिर एक समय में हम भी दुखी होते थे कि हर चीज़ को प्रतिक्रिया करते थे। तो अब समझ में आया कि यार दुखी तो मैं होता हूँ, यानी कि पेट्रोल की टंकियाँ तो मेरे भीतर है, तो मुझे मेरी पेट्रोल की टंकियाँ निकालनी पड़ेगी। बाहर तो चिंगारियाँ हैं इसलिए आग लगती है, तो अब ऐसे और हज़ारों आ जाएगी कल, तो इसलिए मुझे मेरे पेट्रोल समाप्त करने पड़ेंगे, तो मेरे घर में आग लगना बंद हो जाएगी। तो फिर मैं अपने अंदर गया और सारे पेट्रोल की टंकियाँ जिससे मैं दुखी होता था वो सब निकाल कर फेंक दी। यानी ये अहंकार की टंकियाँ, अपेक्षा की टंकियाँ, लोगों को मेजरमेंट करने की टंकियाँ होती है लोगों में, वो सब निकाल के फेंक दी। अब मेरे लिए मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? अब मैं इस पल को मैं परम आनंद में जीऊँ कि मैं इस पल को दुखी होकर इरिटेट होकर जीऊँ, ये चुनाव अब मेरा है। इस तरह से अब ये तीनों चीज़ें जो मैंने चुनी, ये तो अब मेरी मर्जी की हो गई ना। ये तो भविष्य क्या होता है कि अगर आप अभी जाग कर अगर आपने एक्शन चेंज कर लिया तो आपका भविष्य उसके अनुसार बदलने लग जाएगा। बस सर कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिनको आपने भविष्य ट्रैवल कराया हो, मतलब भविष्य देखा उनने कि मैं 10 साल बाद ये, 15 साल बाद ये, और फिर उनके साथ वैसे ही घटित होगा? हाँ, ये देखिए, ये तो देखिए अभी तक ये तो 100% भविष्य जितने भी हमने देखे ना वो सब लोगों के वैसे सफल हुए हैं। जैसे क्योंकि मैं तो 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं 5-5 साल 10-10 साल लेके जाता हूँ, तो उनके जीवन को देख रहा होता हूँ। जैसे किसी की शादी अभी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में उसने देखा कि उसकी शादी हो गई है 5 साल के बाद, तो हो गई वास्तव में। उसके घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की मान लो, तो एग्जैक्टली वो लड़का लड़की हुआ हो। ऐसे किसी ने देखा कि मैं विदेश में किसी बर्फीले पहाड़ियों में अपने हस्बैंड के साथ घूम रही हूँ, तो वाकई जबकि उसके दिमाग में था ही नहीं। क्यों? वो कहती है पता नहीं कैसे चले जाऊँगी मैं यार, मेरा हस्बैंड तो कभी जाता ही नहीं है। पर सडनली उसके हस्बैंड के ना जॉब जो है ना एक विदेशी कंपनी में थी, तो उन्होंने उसको वहाँ भेज दिया नौकरी के लिए, तो वो वहाँ पे चली गई। तो इस तरह से क्या होता है कि जो भविष्य हम देखते, देखिए पहली बात तो क्या है, आपके दिमाग में आपका कोई भविष्य है ही नहीं और आप उसको सडनली देख रहे होते हो, तो ऐसी क्या देखने की जरूरत पड़ गई भैया, आप तो कुछ भी देख सकते थे ना। लेकिन आप पूर्व जन्म में जब देख के आते हो भविष्य, तो वो आपको खुद को डाउट आता है, यार ये तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, ये क्यों दिखा दिया मुझे। ऐसा होता है ना यार, मैं तो कोई दूसरा ही घर दिखाई दिया, ये तो 5 साल के बाद वो घर है ही नहीं मेरा। तो जबकि आपके दिमाग में है ही नहीं कि मैं घर बदलूं, आपको लगता है इस घर को तो नहीं छोड़ूंगा भैया मैं, आप ऐसा सोच रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जिन जिन लोगों ने देखा मेरा घर बदल गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा बिजनेस ग्रो कर गया, या मेरा ऐसा कुछ हो गया, तो उन्होंने सब कुछ जो देखा वो 100% वो घटता है। और इवन मेरे भी जीवन में जो मैंने भी सब कुछ देखा कि रेखी हीलिंग फाउंडेशन एक दिन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, ऐसे सब मैंने भी देखा था, तो वो एक्चुअल में हो गया वास्तव में सब ऐसे। तो फ्यूचर सब कुछ
घटता है वास्तव में। सर ये जो लोग अच्छा देख रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर किसी ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसको हर्ट कर सकता है या कुछ बुरा हो सकता, तो फिर उसको मैनेज कैसे किया जाए? देखिए, पहली बात तो क्या है कि पूरे जन्म में ना हम ले जाने वाले, हम मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, तो वो हम ड्राइवर है उसके। मैं एक साइट सीइंग के टूर की तरह ना, मेरी मर्जी वाला ही मैं शहर के सामान दिखाता हूँ। अब मंदिर यहाँ तुम्हारे 500 है, पर मैं कहूँगा नहीं, ये 5 ही मंदिर देखना जी, यही बढ़िया जी, बाकी सब बेकार है, मतलब जरूरत नहीं देखने की, मान लो। तो मैं आपको दूसरे मंदिर दिखाता ही नहीं हूँ, अब समझे ना। तो मैं ना आपको जितने आपसे रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, मैं वही दिखाता हूँ। मतलब जैसे मान लो अगर मैं आपको भविष्य में लेके गया तो मैं ये दिखाऊंगा कि भाई तुम किस तरह के व्यक्तित्व थे, तुम्हारी शादी कहाँ हुई, तुम्हारे कितने परिवार में बच्चे थे, तुम्हारा बिजनेस कैसा था, और उस समय क्या क्या नया डेवलपमेंट हो गया 100 साल के बाद, मान लो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। तो मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ जो अच्छी अच्छी होती है। ऐसे मैं ये नहीं दिखाता कि तुम किसी के साथ क्या गलत कर रहे हो, ऐसा बोलता है, वो सब दिखाते ही नहीं है ना पूर्व जन्म में। हाँ, पूर्व जन्म में तो बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाता है, क्योंकि मुझे उसका कार्मिक बंधन खोजना होता है, तो वो डिफ़ॉल्ट दिख जाता है कि मैंने किसी की हत्या कर दी थी, मैंने किसी को अत्याचार किया था, वो तो दिख जाता है, और वो जरूरी भी है। जरूरी भी है। अच्छा, वर्तमान जीवन में कई बार जब मैं 5 साल के बाद लेके जाता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि मैं उनको पूछता हूँ कि आपके घर में अब देखो कौन कौन है। तो वो कहते हैं जी मेरे पिताजी के तस्वीर लगी हुई है, या मेरे हस्बैंड के फोटोग्राफ पे फूल माला लगी हुई है। तो अब उसको ये समझ में आ गया कि यार मेरा हस्बैंड तो 5 साल के बाद है ही नहीं, मान लो। तो वो मुझे पूछती है कि सर अब मेरे हस्बैंड का तो मैंने ऐसे फूल माला वाला देखा, तो अब क्या करूं? देखो भैया, मैंने कहा डेथ उनकी वर्तमान स्थिति के अनुसार वो डेवलप हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने अगर आज ये बीज ठान लिया कि आई विल लिव लॉन्ग एंड आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ नाउ, अगर वो सोच ले, तो मैंने कहा वो आज ही योगासन कर रहे हैं, बढ़िया खाना खाएं, अपनी हेल्थ की केयर करना शुरू करें, तो उनकी एज 5-10 साल और इधर उधर हो सकती है। अभी तो 5 साल इसलिए आ रही है क्योंकि तुम वो भी केयर नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है कि फ्यूचर इज ऑलवेज चेंजेबल। सही बात। क्योंकि वो वर्तमान के एक्शन से बदलता है ना, तो वर्तमान में एक्शन लेते ही वो स्थिति बदल सकती है आपकी। ओके, एक्चुअली एक चीज़ और आपसे ज़रूर मतलब बताना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, और उससे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ उससे जुड़ा। अक्सर सुनते रहे कि जैसे कुछ साधु हैं, ऐसे कहानियों में पढ़े कि भाई पानी में चल लेते रहे, कुछ कहे जाते रहे कि कीचड़ में चल लेते, कुछ कांटों में चल लेते। फिर मैंने इसके पीछे खोजने की कोशिश की कि भाई क्या है कारण। तो एक चीज़ पता चली कि पतंजलि योग दर्शन में एक चीज़ बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने उदान प्राण को साधना द्वारा साध लेता है, तो उदान प्राण यानी कि ऊर्ध्व बल, जो कि ग्रेविटी के विरुद्ध जाए, तो व्यक्ति फिर जब ग्रेविटी के विरुद्ध जा सकता है, एक मैग्नेट की तरह, जैसे वो लोहे को खींच लेती ग्रेविटी के विरुद्ध, तो फिर वो कांटे में चल सकता है, क्योंकि वो ग्रेविटी खींचेगी नहीं, पानी में चल सकता है, हवा में उड़ सकता है। तो अगर आज की डेट में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जो धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो वो जैसे कि बताया लोगों के पर्चे पहले से बना देते हैं और बता देते हैं। तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये तो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों के माध्यम से आप साइंटिफिक तौर से कनेक्ट करके बताइए कि अगर ये हो सकता है तो कैसे हो सकता है। देखिए जी, पहली बात तो क्या मालूम है कि जिस विद्या को आप जानते भी नहीं ना, तो उसके बारे में आपको कमेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे कोई वही जैसे भगवान को नहीं देखा तो आप कह नहीं सकते कि भगवान नहीं है जी, ऐसे जो बोलते ना लोग, मान लो, तो ये उसी तरह का गेम हो जाता है। भाई आपको पता नहीं है कि वो किस साधना के माध्यम से उसने ये डेवलपमेंट किया हुआ है। ठीक है, देखिए पहली बात तो जो बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं, उन्होंने कोई माइंड रीडिंग नहीं है, ध्यान रखना, माइंड रीडिंग तो दूर दूर तक भी नहीं है पहली बात। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जब वो बुलाते तो कहते तुम किसी को बुला लो, मैं तुम्हें पहले बता दूंगा जी कौन आने वाला है। अब जरा सोचो ये ऐसे कैसे संभव है? और जबकि माइंड रीडिंग वाले पहले से माइंड रीडिंग तो सामने आदमी चाहिए उसको। सही बात, समझे ना, इसमें तो सामने भी नहीं है। वो क्या कहते हैं जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर को, कि तुम बुलाओ जी किसी को, मैं बता दूंगा कौन आने वाला है। तो भैया तू जो कैसे पता कि वो किसको बुलाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई भी अगर आप भक्ति भाव से आप जब किसी मंत्र का जाप करते हैं और किसी गुरु के ऊपर आप
अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो क्या होता है मालूम है कि जब वो गुरु अगर चला भी जाता है ना, तो आप उस गुरु का आवाहन करने से आप उसकी एनर्जी के साथ 100% जुड़ते हैं। आप मेरे पास प्रूव करने के लिए उसके साधन है जो मैं लोगों को मेरे क्लास में बताता भी हूँ। तो अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, जब आप कोई भी लंबे समय तक कि कोई भी मंत्र का जाप किसी इष्ट देव को लेकर करते हो, चाहे इष्ट देव दुनिया का कोई भी धर्म का हो गया, कोई जात को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी भक्ति पक्की होनी चाहिए। तो उन्होंने हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ साधनाएं की। तो उससे क्या होता है कि वो देखिए, एवरी मंत्र इज ए वाइब्रेशन, समझे ना। और हर वाइब्रेशन जो है ना, हमारे सूक्ष्म जो शरीर और हमारे जो सेल, कोशानु, स्नायु तंत्र है, उनको तरंगित करके हमारी अतीन्द्रिय जो क्षमताएं होती है ना, वो उन अतीन्द्रिय क्षमताओं को विकसित करता है वो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जहाँ नॉर्मल सेंसेस से जो चीज़ें हम भाप पाते हैं ना, वो चीज़ें अब हम सूक्ष्म स्तर पर भी भाप पाते हैं। अभी आपने देखा होगा कई लोगों को, बच्चों को है ना ऑरा दिखता है, कलर भी दिखता है, ऐसे बच्चे होते हैं। तो क्यों दिखता है? क्योंकि क्लैरवॉयंट कहते हैं। तो सूक्ष्म स्तर पर जो तरंगे होती है ना, उसको हम कहते हैं क्लायर ऑडियंस, क्लायरवॉयंस, ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो क्लायर ऑडियंस में क्या होता है, अब तक आप सूक्ष्म ध्वनियों को सुन नहीं पाते थे, अब आप सूक्ष्म ध्वनियों को सुन पाते हैं, समझे ना। आप सूक्ष्म ऊर्जाओं को अब देख पाते हैं इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बागेश्वर बाबा में दो चीज़ें काम कर रही होती है। एक तो उनकी अंतर प्रेरणा की जो क्षमता है, इंट्यूशनल, जिसमें कि वो पहली बात तो वो जिसके बारे में सोचें तो उससे संबंधित उसको वाइब्रेशन उसके आसपास आने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए, कुदरत का नियम है कि आप जिस विचार की तरंग में आ जाते हो, तो ब्रह्मांड में उससे संबंधित सारी ऊर्जाओं के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। ऐसे ये उसका नियम है। तो उसके कारण भी उनको पता चलता है। और दूसरा, वो अपने गुरु की आत्मा के, वो कहते हैं ना कि मैं एक पर्टिकुलर गद्दी पे बैठता हूँ तो ही ये काम कर पाऊंगा। वो ऐसा नहीं कि हर जगह बैठ के नहीं कर सकते। वो पता नहीं क्यों उस समय वो अपनी चेतना को अपने गुरु की चेतना के साथ जोड़ते हैं, और उनसे जो है ना फिर वो गाइडेंस, जो कान में आवाज़ आती है, तो उसके आधार पर फिर वो तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं। तो हमारे भारत में इसको, इस तरह की सिद्धियाँ बहुत कॉमनली इस्तेमाल की गई थी, लेकिन कोई इतना डेप्थ, बोलते हैं ना, भक्ति भाव के साथ कोई गया ही नहीं, तो उसको नहीं मिली। तो इस तरफ तो आज जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, वो अपने गुरु की आराधना और हनुमान जी के प्रति जो भक्ति है, उसका ये बाई प्रोडक्ट है, समझो, जो उनको मिला हुआ है। हमारे भारत में पुराने जमाने में हमारे वैदिक शास्त्रों में कोई भी सिद्धि प्राप्त करने का एक नियम रहा है। और नियम क्या रहा कि आप किसी भी मंत्र को पकड़कर उसका जाप करो, और भाव क्या है वो दिमाग में रखो। क्यों? आप मंत्रों के द्वारा एनर्जी तो क्रिएट कर रहे हो, पर आपको अगर पता ही नहीं कि मैं क्या करूं, तो बिजली की तरफ पैदा होकर बेकार हो जाएगी। तो आपके पास इंटेंशन भी होना चाहिए कि मैं शक्ति का उपयोग क्या करूंगा, क्या करेंगे, इस तरह से। तो इसीलिए आज जितनी भी जो ये जो क्रियाएं कर रहे हैं, ये वैसे देखा जाए तो हर आदमी इस क्षमता को प्राप्त कर सकता है, बता रहा हूँ, पर उतनी धैर्य, उतना अभ्यास, उतनी साधना करने की हिम्मत होनी चाहिए बस। वरना देखिए, मेरा अभी तक इस फील्ड में आने के बाद ये अनुभव रहा है कि तुम दुनिया में जितनी सूक्ष्म तरंगों के जो विज्ञान है, टेलीपैथी, इंट्यूशन, थर्ड आई, ये सब जितने भी जो ज्ञान है, ये सब तुम साध सकते हो, बस तुम प्यास पैदा करो, बस उतनी बात। और कुछ चीज़ें, एक बात ये भी मान के चलना पड़ेगा, जैसे मैं अभी पूर्व जन्म पे बात कर रहा था, कई पुराने जन्म के, पूर्व जन्म की साधनाओं का वह फल भी होता है कि जो इस जन्म में बस थोड़ा सा टॉप अप करने से, बोलते हैं थोड़ा सा क्लिक करते ही वो एकदम सक्रिय होने लग जाती है, इस तरह से। तो हर चीज़, देखिए, हर आदमी को समझना पड़ेगा कि इस संसार में जहाँ भौतिक स्तर पर हर चीज़ें हैं, तो सूक्ष्म स्तर पर भी सब चीज़ें हैं। हर एक विचार, हर एक एक्शन जो आज तक घटा, वो आकाशिक रिकॉर्ड के तौर पर इस संसार में मौजूद है, एंड दैट कैन बी असेस्ड, यानी कि उसको जाना जा सकता है। तो इसीलिए खाली धीरेन्द्र शास्त्री की बात नहीं है। आज अगर आप दुनिया में जाओगे तो आकाशिक रिकॉर्डिंग एक वर्ड है, जिसमें लोग आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर ट्रांस स्टेट में जाकर
उसको पढ़, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं किसी के बारे में भी। फिर चैनलिंग है, मीडियमशिप है, इस तरह से दुनिया में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी वो कोई मतलब चमत्कार जैसा तो नहीं है। आदमी ही चमत्कार है कि वो अपने अंदर इन क्षमताओं को जानता भी नहीं और सक्रिय भी नहीं करता। बस ये एक प्रकार का अधूरापन है, समझो। सर अब आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। मन तो नहीं हो रहा आखिरी कहें, लेकिन आपका भी टाइम कीमती है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। ये मुझे बताइए कि जैसे आपने सबकॉन्शियस माइंड का बताया, रेकी की पावर यूज़ करना बताया, तो व्यक्ति अपने माइंडसेट को निरंतर वाइब्रेट करके, निरंतर वाइब्रेशन क्रिएट करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आप प्लीज़ ये थोड़ा गाइडेंस दीजिए कि वो कौन सी गलतियों में ध्यान देना है जो हमें पर्टिकुलर चीज़ को अफर्मेशन करते समय नहीं करना है। जो बातें बन सकती लोगों को पता नहीं, लोग कहते हैं हम तो बहुत समय से सोच रहे हैं, सोचते हैं ये बन जाए, ऐसा अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा। तो ये प्रोसेस में अगर गड़बड़ हो सकती है, बारीक से बारीक भी, तो कहाँ हो सकती है? देखो, हर आदमी को है ना, सबसे पहले बैठकर अपनी डायरी में ये लिखना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इन माई लाइफ। क्योंकि तुम अगर ध्यान से अपने मन के भीतर जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम कई तरह की चीज़ों में तुम ध्यान दे रहे हो। 100% तुम अंदर से वो नहीं जानते कि तुम्हें चाहिए क्या। क्योंकि बहुत सारी चाहना है ना हमारी। पहली बात, यू आर नॉट एग्जैक्टली डिसाइडेड, पहली बात। फिर दूसरी बात, अगर मैं एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता हूँ मान लो, तो आपके दिमाग में क्या क्या नेगेटिव बातें आ रही है, आपको वो जानना ज़रूरी है। देखो ना, अभी मान लो मुझे पैसे वाला बनना है, ये हर आदमी सोचता है। तो अब पैसे वाला क्यों नहीं बन सकता, मेरे माइंड में क्या आ रहा है भाई? तो आपको डायरी में ये लिखना है, कोई मदद ही नहीं करता, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे कहाँ से पैसा आ जाएगा, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, कोई किसी को पैसा देता नहीं है, बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में पैसा कमाना, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लगता है। तो आपके दिमाग में ना वो चीज़ें, आपके बिलीफ सिस्टम जो बने ना, बचपन से कुछ तो मिले हुए हैं और कुछ आपने बना दिए हैं, समझे ना। तो जब तक आप वो डायरी में वो लिखोगे नहीं, आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि मेरे माइंड में है। लिखने से कंफर्म होता है। तो आपको डायरी में लिखना चाहिए कि आज मैं एवरेस्ट पे क्यों नहीं चढ़ पाता, तो मेरे माइंड में भैया 10 बातें डाउट आ रहे हैं मेरे माइंड में। लेकिन जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाला तेनसिंग या वो आज वो अनिमा चौधरी थी, तो उसके दिमाग में डाउट ही नहीं आया कि क्या हो जाएगा, मेरी टांग वो पहले टूटी हुई है, कोई बर्फ गिर गई तो मैं मर गया, तो कोई मुझे लेने नहीं आया तो फिर क्या होगा, उसके दिमाग में नहीं आया। उसने कहा कि जो भी हो जाए, दुनिया उलट जाए, एवरेस्ट पे तो चढ़ के तो एक बार तो मैं बताऊंगा दुनिया को, मर गया तो मर गया साला, जाओ। यानी कि तो वो है ना, प्राण के अंदर से सोच रहे हैं ना, मतलब शी इज रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर दैट, कोई शक नहीं है। देखिए, दुनिया में जो भी आदमी कुछ करते हैं ना बड़ा बड़ा, वो अपने मन में कहीं पर भी संदेह नहीं रखते कि ये मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो ना, सही बात। असली प्रॉब्लम का मालूम है, आपका नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीफ जो आपके एंकर डाल के आपकी नाव को रोक देता है और उस तरफ जाने भी नहीं देता। देखिए, मैंने भी है ना एक ज़माने में एंकर डाल के रखे थे, क्या करना इतना पैसा कमा के, सब तो यही छोड़ जाना। मैं भी सोचता था ना, धन के प्रति पीछे भागना मूर्खता है, ये सब अमीरों के चौंचले हैं, ऐसे लग्जरी है ना, ऐसे। मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं कई सालों तक मैं मर्सिडीज़ गाड़ी नहीं ले पाया। मेरे दिमाग में खुद ये भूत था, यार गाड़ी होती है, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए बस, उसमें मर्सिडीज़ लेके क्या करना है, पैसा क्यों उसमें बर्बाद करना भैया फालतू में, और आंखों के धोखे ये सब, मारुति में बैठोगे मर्सिडीज़ में। तो अब ये मेरी सोच थी, तो क्या मैं मर्सिडीज़ ले पाता था? क्या नहीं ले सकता था। तो आज मैं मर्सिडीज़ क्यों रखता हूँ? क्योंकि मेरी सोच में बदलाव आ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि द मोमेंट, देखिए, इफ यू वांट एनी चेंज इन योर लाइफ, यू फर्स्ट चेंज इन योर थॉट एंड योर बिलीफ सिस्टम, तो ही बाहर चेंज आएगा। और ये भी ध्यान में रखना, सेम थॉट, सेम विजन, सेम इमोशन, सेम एक्शन, सेम हैबिट्स से आप नया भविष्य नहीं बना सकते। ध्यान रखना, नया भविष्य के लिए नए विजन, नई सोच, नए एक्शन होनी चाहिए। और कभी भी ये भी ध्यान में रखना,
फ्यूचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय अननोन। नॉन से कभी फ्यूचर क्रिएट नहीं होता। इसीलिए कुछ नया दुनिया में करना है ना, तो आपके पास नई सोच होनी चाहिए। अभी आज देखिए, जैसे ओला बना, उबर बने, या ये ओयो वाले हैं, तो इनको कभी किसी ने सोचा था क्या कि ऐसा हो सकता है करके? मान लो कि भाई टैक्सी व्यू बुलाएंगे, वहाँ आ जाएगी खट करके, मान लो ऐप बेस्ड, दिमाग में नहीं था ना कभी। तो अब क्या हो गया, क्योंकि दे थॉट लाइक दिस, इसलिए उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। देखिए, मेरा अनुभव ये है कि आप जिस समय कोई सपना देखकर उसके पीछे दीवाने होकर आप उसमें कंपित होने लग जाते हो ना, तो फिर संसार की सारी ताकत, जैसे वो ओम शांति ओम में डायलॉग है ना, कि सारी कायनात है ना तुम्हें देने के लिए तैयार होने लग जाती है। तो इस तरह से हम कहते हैं, तुम तो कांपो तो सही अंदर, तुम तो अंदर वाइब्रेट तो करो, तो फिर सारी वो चीज़ें तुम्हारी तरफ आकर्षित होकर आने लगती है ऑटोमेटिकली। ये समझ लो। तो यही लॉ मैंने मेरे जीवन में भी अपनाया, और आज अगर मैं कहीं पर भी पहुंचा हूं तो इन्हीं विचारधाराओं के कारण पहुंचा हूं कि आई विल डू इट। शायद दुनिया उन्होंने जाए करके रहूंगा, बस सीधी बात है। तो ये जो जिद होती है ना करने की, कि करके रहूंगा बस। और जीवन को मैंने ना चिंटी की तरह बना दिया है कि रुकूंगा नहीं। यानी कि चिंटी क्या करती है, जब आप हाथ रखते हो ना तो ऐसे मुड़ जाती है, यूं हाथ रखो तो यूं ऊपर चढ़ जाती है, और ज़्यादा करो तो ऊपर चढ़ जाती है, समझे ना। तो मैंने मेरे जीवन को चिंटी की तरह बना के रखा है, और मैंने ठान लिया है कि आने दो जितनी बाधाएं, कमबख्त इसको तो जीत के रहूंगा, चढ़ के रहूंगा, बोलते हैं ना, छोड़ूंगा नहीं मैं ऐसे। तो वही भाव लेके हर आदमी अगर चलें, हर युवा बता रहा हूँ, ही कैन रीच टू एनी हाइट। मैंने एक ही चीज़ संसार में जानी है कि तुम्हें किसी भी ऊंचाई पर जाने के लिए, कितना भी पैसा कमाने के लिए ना, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पा रही है। तुम्हारे पास सोच नहीं है, पैशन नहीं है, और तुम्हारे पास अनकॉन्शियस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बहुत है, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दे दिए, तुम्हारे समाज ने दे दिए, तुम्हारे धर्मगुरु ने तुम्हें दे दिए। ऐसा होता ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे चारों तरफ से वो हैमरिंग हो रही होती है। तो इसीलिए इन चीज़ों में पढ़ना नहीं। इफ यू वांट टू बिकम रिच, यू कैन। इफ यू वांट टू बिकम हेल्दी, यू कैन। इफ यू वांट टू रिमेन और सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यू कैन। ये मैंने आज तक अनुभव किया इसके अंदर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया, और आई होप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपके साथ होते रहेंगे तो बहुत अच्छा नहीं, जरूर करेंगे। मुझे भी बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जगाने के लिए, और मेरी भी जगाने की ही वो आदत है। तो उसमें जैसे बोलते हैं ना, 1 और 1 मिलके 11 बन जाते हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार।